ये सिस्टम लागू होता है नर्सिंग के एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में या जीवन के किसी भी कर्म में कि अपन जितनी मेहनत करते हैं ना, बस मेहनत कितनी करते हैं। देखो मैं बात बताऊं आपको कि ज्यादा नॉलेज वाले लोग आपको बहुत मिल जाएंगे कि साहब मेरे को इतना नॉलेज है, मैं सब कुछ जानता हूँ। लेकिन नॉलेज है, लेकिन जो इंसान मेहनत नहीं कर रहा ना, वो इंसान कुछ नहीं लेके आएगा। मेहनत नहीं कर रहा है। आपको अपने घर के आसपास ही ऐसे लोग बैठे हुए दिख जाएंगे कि साहब पढ़ाई के टाइम जो है 80% नंबर लेके आते थे, कोई 90% वाला मिल जाएगा। और लेकिन वो भी आज जो है गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, या फिर जो है वो सक्सेस नहीं पाया हुआ है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्होंने सोचा ही नहीं कभी ऐसा, वो कभी चाह ही नहीं रहे थे कि मेरे को ऐसा कुछ मिल जाए। ठीक है ना, उन्होंने उतनी मेहनत नहीं की। जानते सब कुछ ऐसा, अभी एग्जाम दे दूंगा, इतने नंबर आ जाएंगे, मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। लेकिन मेहनत करोगे भैया तब होगा, सिर्फ और सिर्फ जानने से कुछ नहीं होगा। मेहनत करनी पड़ेगी बस उसके पीछे। ज्यादा दिमाग है, आपको 90% नंबर लाने वाले इंसान हो तो भी, लेकिन अभी इस एग्जाम के लिए मेहनत नहीं करी तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए इस एग्जाम के लिए मेहनत कर लो, सब कुछ मिल जाएगा। आज तक आपके 50% नंबर ही आ रहे थे, कोई बात नहीं, टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब 20 दिन ही मेहनत कर लो, चलो 15 दिन बचे हैं, 15 दिन अभी मेहनत कर लो, हो जाएगा सिलेक्शन। बस बात ठानने की है, मन में सोच लिया कि मैं कर सकता हूँ तो कर सकता हूँ बस। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग के बारे में। और पीडियाट्रिक नर्सिंग जो है, इसके अंदर अपने को देखो, सबसे पहले तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। देखो ग्रोथ एक शब्द अलग होता है और डेवलपमेंट एक शब्द अलग होता है। ग्रोथ अलग है और डेवलपमेंट अलग है। मैं बात करता हूँ ग्रोथ क्या होता है। ग्रोथ का मतलब होता है कि बच्चा जो जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, पहले हाइट कम थी, ठीक है ना, लंबाई थोड़ी कम थी, फिर लंबाई और बढ़ी, फिर लंबाई और बढ़ी, और ज्यादा लंबाई बढ़ गई। तो ये क्या हो रही है, बच्चे की क्या हो रही है, ये ग्रोथ हो रही है, बच्चे की ग्रोथ हो रही है। जबकि मैं बात करूं, क्या पेन कम चल रहा है क्या? एक मिनट, ठीक है, यहाँ चल रहा है। तो देखो, अपन बात कर रहे हैं कि यदि मान लो लंबाई बढ़ रही है तो ये क्या बढ़ रहा है, बच्चे की क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ हो रही है। जबकि मैं बात करूं कि यदि बच्चे का जैसे कि डेवलपमेंट की बात करें तो पहले जो है बच्चा कुछ समझ नहीं पाता है, थोड़े दिनों बाद समझने लगता है, सबके नाम बोलने लगता है, थोड़े दिनों बाद दुनियादारी समझने लगता है। उसके बाद में जो है सब कुछ अपने आप से काम करने लग जाता है, अपना खुद का खाना पीना कपड़े धोना वगैरह सब कुछ खुद करने लग जाता है। इसका मतलब वो क्या हो रहा है, उसका विकास हो रहा है। ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि और डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ग्रोथ का मतलब बच्चा छोटा है, बच्चा वजन बड़ा हो रहा है, उस लंबाई कितनी बड़ी हो रही है, वो सब ग्रोथ के अंदर पढ़ेंगे। डेवलपमेंट के अंदर बात करेंगे कि बच्चा जो है कितना कुछ सीख गया है, अब क्या क्या कर पाता है, कौन सी उम्र में कितना कुछ उसका मानसिक विकास हुआ है, उसको बोलते हैं डेवलपमेंट। उसके बाद में ये डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं। माइलस्टोन्स का मतलब क्या होता है कि अपन जोधपुर से दिल्ली जा रहे हैं तो बीच में रास्ते पे जो है वो लिखे हुए आते हैं ना, ये माइलस्टोन्स, ऐसे पत्थर लगे मिले होंगे आपको रास्ते के अंदर। तो ये जो पत्थर होते हैं ना, इन पत्थरों को अपन बोलते हैं माइलस्टोन्स। ठीक है ना, ये पत्थर जो है वो माइलस्टोन्स होते हैं। ठीक है, ये पत्थर जो है क्या है, माइलस्टोन्स हैं। ठीक है ना। तो ये जो माइलस्टोन्स हैं, इसी तरीके से बच्चा जो होता है छोटी उम्र से बड़ी उम्र की ओर बढ़ता जाता है, तो इस तरीके के जो है वो माइलस्टोन्स क्रॉस करता है। जैसे दिल्ली जाना है तो पहले क्या आएगा साहब, जोधपुर से निकलोगे तो पहले जो है आपका जो है मेड़ता सिटी आएगा, उसके बाद जो है मेड़ता आएगा, उसके बाद जयपुर आएगा, जयपुर के बाद गाजियाबाद आएगा और दिल्ली आएगा। इसी तरीके से बच्चा जो है छोटे से बड़ा होता जाएगा और जो जो माइलस्टोन्स क्रॉस करता चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपन बात करेंगे रिफ्लेक्सेस की। बच्चा क्या होता है कि जैसे जैसे मतलब जो जन्म लेता है उसके अंदर कुछ ऑटोमेटिक रिफ्लेक्सेस होते हैं। जैसे कि अपनी आंख के आसपास कुछ लेके जाओ, आंख के आसपास कुछ लेके जाएंगे तो आंखें अपने आप बंद हो जाएगी। ठीक है ना, मुंह में कुछ डालोगे तो अपने आप अंदर घटक लेते हैं, अपन पानी डालोगे तो मुंह अंदर घटक लेते हैं। उस तरीके से ये क्या रिफ्लेक्सेस होते हैं। तो बच्चों के अंदर कुछ विशेष प्रकार के रिफ्लेक्सेस होते हैं, प्रतिक्रियाएं होती है, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में पढ़ेंगे केयर ऑफ न्यूबॉर्न, नया जो बच्चे ने जन्म लिया है उसकी केयर किस तरीके से करनी है। और उसके बाद इस पीडियाट्रिक के अंदर पढ़ेंगे वेरियस सिस्टम के बारे में, कि बच्चे का जो है अलग अलग सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है, बच्चे का कार्डियक सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है ना, अलग अलग सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे बच्चे की। और उसके बाद जो है अपन जो है पीडियाट्रिक्स इस तरीके से अपन पूरा करेंगे। तो अपन यहाँ बात कर रहे हैं पीडियास। पीडियास एक ग्रीक शब्द है, इसका मतलब होता है चाइल्ड। ठीक है, पीडियास ग्रीक शब्द है, चाइल्ड होता है। माइलस्टोन्स देख लेंगे, रिफ्लेक्सेस देखेंगे। अब सबसे पहली बात जो है अपन ने ओबीजी के अंदर जो देखा था कि बच्चे
जो बच्चा है उसको सब देखो, जब मदर के वूम में जब बेबी है तो सबसे पहले जाइगोट बनता है, उसके बाद एम्ब्रियो बनता है, और उसके बाद क्या बनता है, फीटस बनता है। जाइगोट, एम्ब्रियो और फीटस। देखो जाइगोट क्या होता है कि स्पर्म और ओवम, ये स्पर्म है और ओवम है, दोनों का क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, और जो स्ट्रक्चर बनी उसको अपन कहते हैं, ये जाइगोट कहेंगे, उसको अपन जाइगोट कहेंगे। ठीक है, जाइगोट जो है वो 0 से लेकर 2 वीक तक उस स्ट्रक्चर को अपन जाइगोट कहेंगे। 2 सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह तक उसको अपन एम्ब्रियो कहेंगे। ठीक है ना, क्या कहेंगे, एम्ब्रियो, EMBRYO, एम्ब्रियो। ई में क्या होता है, ये इसको 8 ऐसे मिला दो, इसको एम्ब्रियो को ऐसे 8, इसका मतलब एम्ब्रियो कहाँ तक है, 8 वीक तक है। ठीक है, और 8 वीक के बाद में क्या है, फीटस। 8 वीक से लेकर 40 वीक तक, 40 वीक की प्रेगनेंसी होती है, 0 से लेकर 40 वीक्स। 40 वीक की प्रेगनेंसी अपन ने पढ़ी थी, उसके अंदर जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर कब पड़ा था प्रेगनेंसी के अंदर, 1 से लेकर 12 वीक तक पड़ा था। सेकंड ट्राइमेस्टर जो है वो 13 से लेकर 28 वीक तक पड़ा था सेकंड ट्राइमेस्टर, और थर्ड ट्राइमेस्टर जो है वो 29 to 40 वीक तक थर्ड ट्राइमेस्टर पड़ा था। हाँ, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग कोई हो रही है, चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है। रिकॉर्डिंग डबल करना चाहें तो अपन कर सकते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग हो रही है, नो इश्यू। एक सेकंड। ठीक है, अब हो गया रिकॉर्डिंग, ये लो। तो अब अपन बात कर रहे हैं 0 से 2 वीक तक उसको जाइगोट कहेंगे, 2 से 8 वीक तक एम्ब्रियो, और 8 से 40 वीक तक अपन कहेंगे फीटस। तो ये तो हो गई प्रेगनेंसी की बात। प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से लेकर 28 दिन तक का टाइम पीरियड जो है उसमें अपन बच्चे को कहेंगे न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न या नियोनेट, न्यूबॉर्न या नियोनेट। ठीक है ना, न्यूबॉर्न या इसको कहेंगे अपन नियोनेट। कब से कब तक है, बर्थ से लेकर 28 डेज तक, फ्रॉम बर्थ टू 28 डेज तक बच्चे को क्या कहेंगे, न्यूबॉर्न या नियोनेट कहेंगे बच्चे को। न्यूबॉर्न या नियोनेट, याद रखना, न्यूबॉर्न तक का या नियोनेटल पीरियड कब तक का है, जन्म से लेकर 28 दिन तक, मतलब 1 महीने तक का पीरियड जो है वो न्यूबॉर्न या नियोनेटल पीरियड है। देखो न्यूबॉर्न या नियोनेटल पीरियड जो है कब से कब तक है, जन्म से लेकर 28 दिन तक। 28 दिन में भी पहले 7 दिन जो है उसको बोलते हैं अर्ली नियोनेटल पीरियड, और उसके बाद 8 दिन से लेकर 28 दिन तक का टाइम पीरियड होता है, उसको बोलते हैं लेट नियोनेटल पीरियड। 8 दिन से लेकर 28 दिन तक, तो टोटल बर्थ से लेकर 28 डेज तक का पीरियड जो है वो कहलाता है नियोनेटल या न्यूबॉर्न टाइम पीरियड, न्यूबॉर्न या नियोनेटल टाइम पीरियड। देखो उसके बाद की अपन बात करें तो जन्म के बाद 28 दिन तक का तो हो गया न्यूबॉर्न पीरियड, उसके बाद 1 महीने तक, एक और 1 महीने तक का टाइम पीरियड, जन्म से लेकर 1 महीने तक उसको कहेंगे इन्फेंट। देखो दोनों शब्द अलग अलग हैं। 28 दिन तक अपन बात करेंगे तो ओनली 28 दिन तक, 28 डेज तक तो हो गया न्यूबॉर्न या नियोनेट। और यदि 1 महीने की बात करेंगे, ये 1 मंथ कंप्लीट हुआ तो उसको कहेंगे अपन इन्फेंट। तो इन दोनों शब्द में डिफरेंट है, देखो नियोनेट और इन्फेंट दोनों में डिफरेंट है। मालूम चला, नियोनेट और इन्फेंट दोनों शब्द अलग हैं। इन्फेंट का कहाँ, सॉरी सॉरी, इन्फेंट जो है 1 ईयर तक है, जबकि नियोनेट जो है वो कब तक है, 28 डेज तक है। 1 मंथ से लेकर 1 ईयर तक जो है वो इन्फेंट है। 1 ईयर से लेकर 3 ईयर तक की अपन बात करें तो वो है टोडलर, और 3 ईयर से लेकर 6 ईयर तक की बात करें तो वो है प्री स्कूलर बच्चा। तो यहाँ पर बात करेंगे 1 महीने से लेकर 1 साल तक का बच्चा, 1 साल तक का छोटा बच्चा इन्फेंट कहलाता है। 1 साल तक का छोटा बच्चा क्या कहलाता है, इन्फेंट कहलाता है। और 1 साल से लेकर 3 साल तक उसको अपन बोलते हैं टोडलर। 1 साल से 3 साल तक उसको अपन बोल रहे हैं टोडलर बोलते हैं, TODDLER, टोडलर कहेंगे। 1 साल से 3 साल तक को टोडलर, याद रखना, भूल मत जाना। टोडलर मतलब होता है लड़खड़ा के चलने वाला। तो 1 साल से 3 साल तक बच्चा जो है वो लड़खड़ा के चलता है, इसलिए उसको बोलते हैं टोडलर। ठीक है, और एक एक महीने से लेकर 1 साल तक का टाइम पीरियड जो है वो उस बच्चे को कहेंगे इन्फेंट कहेंगे। और अपन बात करें 3 साल से लेकर 6 साल तक का, ये जो टाइम पीरियड होता है बच्चे का प्री स्कूल होता है। मतलब बच्चे को जब नर्सरी में, नर्सरी या केजी में जब डालते हैं ना, वो प्ले स्कूल्स में डालते हैं, नर्सरी से केजी में डालते हैं, तो वो प्री स्कूल होता है। ठीक है ना, और उसके बाद में 6 साल के बच्चे को जो है क्लास 1 में डाला जाता है। क्लास 5 से 6 साल के बच्चे को पहली क्लास में भेजते हैं अपन, तो वो टाइम पीरियड कहलाता है स्कूल एज, स्कूल एज कहलाता है। 6 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चे को स्कूल में भेजा जाता है, स्कूल एज। और उसके बाद में 13 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चे को अपन कहेंगे एडोलेसेंट, एडोलेसेंट एज कहेंगे। तो जनरली पीडियाट्रिक्स के अंदर जो है बच्चे को जो है 16 साल तक की एज है, जन्म से लेकर 16 साल तक के बच्चों का अध्ययन किया जाता है पीडियाट्रिक्स में। कुछ जगह 18 साल तक का भी अध्ययन किया जाता है।
तो यहाँ पर जो है अपनी बुक्स के अंदर लिखा हुआ है 16 ईयर्स, तो यहाँ पर 16 ईयर्स की अपन बात करेंगे। जन्म से लेकर 16 साल तक बच्चे का जो है पीडियाट्रिक्स के अंदर स्टडी किया जाता है। अब जो टॉपिक आ रहा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि इसके अंदर जो है अपन बात करें कि इस टॉपिक के अंदर जो है इस टॉपिक के अंदर जो है अपन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू बोर्न की बात कर रहे हैं। न्यू बोर्न जो नया बच्चा जिसने जन्म लिया है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। न्यू बोर्न का मतलब क्या हुआ? न्यू बोर्न का मतलब जन्म से लेकर कब तक का 28 डेज तक का टाइम पीरियड जो है वो न्यू बोर्न या नियोनेट कहलाता है। ठीक है, न्यू बोर्न या नियोनेट जन्म से लेकर 28 डेज तक का टाइम पीरियड कहलाता है न्यू बोर्न। ठीक है, उसके अंदर अपन बात करें कि न्यू बोर्न जो है उसके वाइटल साइंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और हर एग्जाम के अंदर इसके वाइटल साइंस पूछे जाते हैं, न्यू बोर्न के वाइटल साइंस। तो अपन बात करें कि न्यू बोर्न के वाइटल साइंस में अपन सबसे पहले बात करेंगे उसके टेम्परेचर की। टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर, ये 4 वाइटल साइंस होते हैं। किसी भी पेशेंट, कोई भी पेशेंट जब हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो ये जैविक लक्षण जो है, जैविक चिन्ह जो है, वाइटल साइंस है, इनका पता किया जाता है, ये चेक किए जाते हैं सारे पेशेंट्स का। तो यहाँ पर भी जो है वाइटल साइंस जो चेक किए जाते हैं। देखो ब्लड प्रेशर जो है बच्चे का 80/50 mm ऑफ Hg होता है। एग्जाम में पूछा गया है बच्चे का न्यू बोर्न का ब्लड प्रेशर कितना होता है, 80/50। यहाँ देखो ये जो वाइटल साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, बच्चे के न्यू बोर्न के वाइटल्स की बात कर रहा हूँ ना, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन इसमें से मिलता है, और आने वाले एग्जाम में भी इसमें से एक क्वेश्चन मिलेगा। तो सबसे पहले अपन बात करें टेम्परेचर जो बच्चे का है, नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहाँ पर जो पीडियाट्रिक्स के अंदर बात करें, न्यू बोर्न वाला बच्चा है, उसका वजन, उसका जो है टेम्परेचर या तो 36.5 आधा डिग्री सेल्सियस नॉर्मल से कम हो सकता है, या आधा डिग्री सेल्सियस नॉर्मल से ज्यादा हो सकता है। इसका मतलब जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर होता है। और बच्चों में हमेशा रेक्टल टेम्परेचर चेक किया जाता है, रेक्टल टेम्परेचर। ठीक है ना, रेक्टल टेम्परेचर बच्चों के अंदर चेक किया जाता है, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद अपन बात करें कि पल्स, मतलब हार्ट एक मिनट में कितनी बार धड़क रहा है। नॉर्मल हार्ट जो है बड़ों का एक मिनट में 72 टाइम्स धड़कता है, लेकिन बच्चों की बात करें तो बच्चों का हार्ट जो है वो 120 से लेकर 140 बार, 120 से 140 बीट पर मिनट, मतलब डबल। मतलब नॉर्मल इंसान का अपन 70 कहें तो बच्चों का जो है 140, मतलब इससे नॉर्मल से डबल जो है उस टाइम डबल बार हार्ट धड़कता है बच्चों का। 120 से 140 बार जो है बच्चों का हार्ट धड़कता है। और बच्चों के अंदर जो पल्स चेक की जाती है वो एपिकल पल्स चेक की जाती है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये अपना हार्ट है, यहाँ पर इस तरीके से ये हार्ट है, और इस हार्ट का ये नीचे वाला जो पॉइंट होता है उसको अपन बोलते हैं एपिकल पॉइंट। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं एपिकल पॉइंट। ठीक है, ये एपिकल पॉइंट, और इधर नीचे वाला जो है इसको अपन बोलते हैं बेस। ये एपिकल पॉइंट है और नीचे वाला बेस है। एक सेकंड, सॉरी। ठीक है, तो हार्ट जो है उसका ऊपर वाला सिरा कहलाता है बेस, और नीचे वाला सिरा कहलाता है एपिकल पॉइंट। ठीक है, बेस और एपिकल पॉइंट। तो देखो यहाँ पर मैंने कहा कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि एपिकल पल्स कहाँ से चेक की जाती है। तो एपिकल पल्स चेक की जाती है लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल, लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस से, लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है एपिकल पल्स कहाँ से चेक की जाती है, तो अपन बात करेंगे लेफ्ट, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट पांचवा, लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन, मिड क्लेविकुलर लाइन से जो है वो एपिकल पल्स चेक की जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से, और इसको याद रखना है एपिकल पल्स कहाँ से चेक की जाती है। तो बच्चों के अंदर जो पल्स चेक की जाती है वो एपिकल पल्स चेक की जाती है बच्चों के अंदर, याद रखना। और बच्चों की पल्स, न्यू बॉर्न की जो पल्स होती है वो 140 बीट पर मिनट होती है। रेस्पिरेशन जो है न्यू बॉर्न्स का, नॉर्मल रेस्पिरेशन कितना होता है, नॉर्मल रेस्पिरेशन बड़ों का जो है वो 18 से 20 के आसपास होता है, लेकिन न्यू बॉर्न के अंदर रेस्पिरेशन जो है वो 30 से लेकर 60 के बीच में है। एक मिनट में 30 बार सांस लेगा या
30 से लेकर 60 तक रेस्पिरेशन करता है, और नॉर्मल अपन 40 बीट पर मिनट इसको अपन एवरेज काउंट कर सकते हैं कि 40 बार जो है बच्चा रेस्पिरेशन करता है। इसका मतलब यदि बड़ों का रेस्पिरेशन अपन 20 काउंट करें तो बड़ों से जो है वो न्यू बॉर्न का डबल हो रहा है, न्यू बॉर्न का डबल हो रहा है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन भी डबल है और पल्स भी डबल है, ठीक है। रेस्पिरेशन डबल है, पल्स डबल है, टेम्परेचर नॉर्मल है, और ब्लड प्रेशर जो है वो जो बच्चों का है वो ब्लड प्रेशर कम होता है। और ब्लड प्रेशर कितना होता है? 80/50 mm ऑफ Hg। तो वाइटल साइंस से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो यहाँ पर अपन बात करें कि ब्लड ब्लड का वॉल्यूम जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन, देखो ये जो पूरा पेज है इसमें से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो ब्लड का वॉल्यूम जो होता है वो 80 ml पर केजी, 80 ml पर केजी होता है। यदि बच्चा 1 किलो का है, 1 किलो का बच्चा है तो उसके अंदर टोटल ब्लड जो होगा वो होगा 80 ml ब्लड होगा, ठीक है। यदि बच्चा 2 किलो का है तो उसके अंदर 160 ml ब्लड होगा, ठीक है, ओनली 160 ml ब्लड होगा। बड़ों के अंदर ब्लड कितना होता है? 5 लीटर ब्लड होता है बड़ों के अंदर, ठीक है। बड़ों में ब्लड कितना होता है? 5 लीटर। जबकि जो है बच्चों के अंदर जो ब्लड है वो कितना हो रहा है? बच्चों के अंदर ब्लड हो 80 ml पर केजी। याद रखने वाला पॉइंट है, ठीक है, एग्जाम में भूल मत जाना, 80 ml पर केजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैं एक बात यहाँ पे बाहर दोबारा आपको बता दूं कि जहां जहां मैं बोल रहा हूँ कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम में उसमें से क्वेश्चन उसमें से ही आएंगे, बाहर से क्वेश्चन आने के चांसेस जो है, जैसे कि एग्जाम में मान लो मैं कहूँ कि 200 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 200 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से जितने पॉइंट्स अपन यहाँ क्लास में पढ़ रहे हैं उसमें से 200 में से जो है 150 पॉइंट जो है वो सारे के सारे क्लास में से आएंगे। बाकी के बच्चे 50 पॉइंट, ये 50 पॉइंट जो है ना वो आप अटेंड नहीं करोगे ना तो भी आपका यदि 150 क्वेश्चन सही कर लिए तो सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन लोग क्या करते हैं कि इस ये 150 पे तो ध्यान नहीं देते, इसको तो कंप्लीटली जो है पूरा ठीक नहीं करते, और बाकी के ये जो 50 क्वेश्चन आते हैं ना, मतलब जो कहीं से उठा के आते हैं, डिफिकल्ट आ गए, इमेज बेस आ गए, इंस्ट्रूमेंट आ गए साहब, हाँ ठीक है, नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट है वो सब मालूम होना चाहिए, लेकिन डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं उन पे लोग ज्यादा ध्यान देने के चक्कर में उस चीज को ज्यादा पढ़ते हैं, और ये 150 क्वेश्चन वो अच्छे से अटेंड कर ही नहीं पाते। तो उन 50 के चक्कर में ये 150 में से रह जाते हैं, तो ये भी ना तो पूरे हो पाते हैं, न ये पूरे हो पाते हैं, क्योंकि ये जो 50 क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो तो जिंदगी में आप उस 50 में से जो है मुश्किल से आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ लोगे तो 20 से 25 क्वेश्चन जो है वो आप मुश्किल से अटेंड कर पाओगे, उससे ज्यादा नहीं अटेंड कर पाओगे। लेकिन यहाँ पर ये जो सिंपल 150 क्वेश्चन आ रहे हैं आपकी थ्योरी में से डायरेक्ट आ रहे हैं, इसको आप आसानी से कर सकते हो। इसलिए थ्योरी को बिल्कुल कंप्लीटली क्लियर कर लो। मेरा एग्जाम सारे एग्जाम्स क्लियर करने का फंडा यही है कि थ्योरी अच्छे से क्लियर कंप्लीट कर लो, जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ रहे हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं उनको छोड़ के आ जाओ एग्जाम में, और क्या करना है बस। लेकिन उनके फालतू के चक्कर में ज्यादा पढ़ने की कोशिश मत करो, नॉर्मल लिमिटेड आइटम रखो, 5 नोटबुक रखो, उससे ज्यादा कभी मत पढ़ो, ज्यादा पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं कि ब्लड वॉल्यूम जो है 80 ml पर केजी होता है, 80 ml पर केजी ब्लड वॉल्यूम। उसके बाद अपन बात करें कि आरबीसी जो है वो 6 to 8 मिलियन, आरबीसी नॉर्मल जो है इंसान से ज्यादा होती है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी जो है वो 10,000 से 17,000 होती है, 10,000 से 17,000 नॉर्मल, बड़ों के अंदर 7,000 से 11,000 होती है डब्ल्यूबीसी। और प्लेटलेट काउंट जो है वो 3.5 लाख होती है यहाँ पर, ठीक है, तो प्लेटलेट काउंट नॉर्मल होती है। तो अपन यहाँ पर ये जरूर याद रखना है, डब्ल्यूबीसी जो है नॉर्मल से ज्यादा होती है, आरबीसी नॉर्मल से ज्यादा होती है। और ब्लड का वॉल्यूम जो है इसका क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, 80 ml पर केजी ब्लड वॉल्यूम होता है न्यू बॉर्न के अंदर, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कार्डियक आउटपुट होता है 500 ml पर मिनट, 1 मिनट के अंदर जो है कार्डियक आउटपुट 500 ml होता है। यहाँ ये भी सोच सकते हो ना कि सर पूरा ब्लड ही 80 ml है, 500 ml कार्डियक आउटपुट कैसे हो सकता है? हाँ ठीक है, बॉडी के अंदर ब्लड 80 ml है, लेकिन वो सेम ब्लड ही तो वापस सर्कुलेट हो रहा है, और 1 मिनट में 500 ml ब्लड को पंप कर रहा है, ठीक है, हार्ट। कार्डियक आउटपुट का मतलब क्या होता है कि 1 मिनट के अंदर जो है वो हार्ट कितना ब्लड पंप कर रहा है। तो 1 मिनट में ब्लड ब्लड कर रहा है, हार्ट जो ब्लड पंप कर रहा है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़क रहा है हार्ट। और एक बार धड़कन में जो है वो नॉर्मल ब्लड जो है बच्चे का वो 5 ml ब्लड पंप करता है, ठीक है। एक बार यदि हार्ट धड़क रहा है तो 5 ml जो है वो ब्लड पंप कर रहा है,
ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रोक वॉल्यूम अपन 5 लिख देंगे, हार्ट रेट जो है वो 72 लिख देंगे, और उसके बाद जितना कार्डियक आउटपुट आ रहा है। तो बड़ों के अंदर कार्डियक आउटपुट कितना होता है? 5 लीटर, और छोटे बच्चों के अंदर कार्डियक आउटपुट है 500 ml। नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करें यहाँ पे कि ब्लड ग्लूकोज लेवल, बच्चों में ब्लड ग्लूकोज लेवल, न्यू बॉर्न का ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो 40 टू 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल बड़ों से कम होता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल बड़ों के अंदर नॉर्मली कितना होता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल बड़ों के अंदर कितना? 70 से 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। लेकिन न्यूबॉर्न जो बेबी होता है, जन्म के तुरंत बाद होता है, उसमें 40 से 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है। और 50 से 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो होता है वो आफ्टर 1 डे, एक दिन बाद ये ब्लड ग्लूकोज लेवल इतना बढ़ जाता है। बच्चों के वजन की बात करें तो न्यूबॉर्न बेबी जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि न्यूबॉर्न बेबी जो है उसका वजन 2.5 किलो से 3.5 किलो के बीच में होना चाहिए। नॉर्मल वेट इतना होना चाहिए, कितना? 2.5 किलो से लेकर 3.5 किलो के बीच में नॉर्मल वेट होना चाहिए न्यूबॉर्न का। यदि वजन जो है वो 2.5 किलो से या तो क्या है, कम है, या फिर 3.5 किलो से वजन ज्यादा है तो प्रॉब्लम है। यदि 2.5 किलो से कम है वजन, मतलब वजन जो है बच्चे का 2.5 किलो से कम है, तो उस कंडीशन को अपन कहते हैं लो बर्थ वेट बेबी, एलबीडब्ल्यू बेबी, लो बर्थ वेट बेबी। लो बर्थ वेट बेबी कब कहते हैं? जब बच्चे का वजन कितना है? 2.5 किलो से कम, 2500 ग्राम से कम यदि बच्चे का वजन है, तो उस कंडीशन को अपन कहते हैं लो बर्थ वेट बेबी। अब आगे बात करें कि यदि बच्चे का वजन 1500 ग्राम से कम है, 1.5 किलो से कम यदि बच्चा है, तो उस कंडीशन को अपन कहेंगे वेरी लो बर्थ वेट, वेरी लो बर्थ वेट बेबी, VLBW बेबी, वेरी लो बर्थ वेट बेबी कहेंगे। यदि 1500 ग्राम से कम है बच्चे का वजन, तो उस कंडीशन को कहेंगे वेरी लो बर्थ वेट बेबी। और यदि बच्चे का वजन जो है 1 किलो से कम है, 1000 ग्राम या 1 किलो से कम है, तो उसको कहेंगे एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी, एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी कहेंगे। यदि बच्चे का वजन जो कितना है, कितना है बच्चे का वजन, यदि 1 किलो से कम है, बच्चे का वजन यदि 1 किलो से कम है, तो उस कंडीशन को अपन कहते हैं एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी। एक्सट्रीमली यदि वजन जो है बच्चे का कम है, तो उस कंडीशन को अपन कहेंगे ELBW। ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस हो गई अपने पास, LBW, VLBW, ELBW। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कि बच्चे का जो है यदि जन्म कब हो रहा है, कौन से वीक में बच्चे का जन्म हो रहा है। यदि बेबी जो है डिलीवर हो रहा है 37 टू 42 वीक्स के बीच में, 37 से लेकर 42 वीक के बीच में हो रहा है, तो वो नॉर्मल टाइम पे जन्म हो रहा है, और उस बच्चे को कहेंगे अपन टर्म बेबी, टर्म बेबी। उस कंडीशन को अपन कहेंगे टर्म बेबी। ठीक है, टर्म बेबी। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि टर्म बेबी अपन कब कहेंगे। टर्म बेबी मतलब 37 से लेकर 42 वीक में यदि बच्चे का जन्म हो रहा है, तो उस कंडीशन को अपन कहेंगे टर्म बेबी। ठीक है। प्री टर्म का मतलब हो गया कि यदि 37 वीक से पहले बच्चे का जन्म हो रहा है, तो उस कंडीशन को अपन कहेंगे प्री टर्म। ठीक है, प्री टर्म कंडीशन। और पोस्ट टर्म का मतलब हो गया कि मोर देन 42 वीक्स, यदि 42 वीक के बाद यदि बच्चे का जन्म हो रहा है, तो उस कंडीशन को कहेंगे पोस्ट टर्म बेबी, प्री टर्म बेबी या पोस्ट टर्म बेबी। ठीक है। तो ये जो कंडीशंस अपने को याद रखनी है। प्री टर्म कब कहेंगे? 37 वीक से पहले, इंपॉर्टेंट, 37 वीक से पहले प्री टर्म बेबी होगा। और 42 वीक के बाद में यदि बेबी का डिलीवरी हो रहा है, बच्चे का जन्म हो रहा है, तो उसको कंडीशन को अपन कहेंगे पोस्ट टर्म बेबी। बच्चे के वजन की बात करें तो देखो, बच्चे का वजन जो है किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है। तो हर एग्जाम में इन 4 लाइंस में से 1 2 3 4, ये जो 4 लाइंस यहाँ लिखी हुई है, इन 4 लाइन में से एक न एक क्वेश्चन तो फिक्स है आना। तो इसका मतलब ये क्यों नहीं है कि इन 4 लाइंस को याद कर लिया जाए, 100% याद कर लिया जाए, कि 4 लाइंस में से एक क्वेश्चन आ रहा है तो भाई साहब 4 लाइन को पन्ने पे लिख के और चिपका लो, पन्ने पे लिख के दीवार पे चिपका लो, और रोज इनको देखो कि 6 महीने के बाद जो है बच्चे का वजन क्या होता है। 6 महीने तक बच्चे का वजन जो है डेली कितना बढ़ता है? 20 से 30 ग्राम पर डे बढ़ता है। डेली बच्चे का वजन पहले 6 महीने तक 20 से 30 ग्राम पर डे बढ़ता है, और उसके बाद 12 महीने तक, 6 महीने से लेकर 12 महीने तक बच्चे का वजन जो है वो 10 से 15 ग्राम पर डे बढ़ रहा है। ठीक है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहले कितना बढ़ रहा है? 20 से 30 ग्राम। और 6 महीने के बाद 12 महीने से पहले बच्चे का वजन पहले 20 था, अब कितना बढ़ रहा है? 10। पहले 30 था, अब उस आधा बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है? 15 बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब अपन बात करें कि वेट डबल ऑफ बर्थ, मतलब
बच्चे का वजन जो है जन्म के टाइम, जैसे कि बच्चे का वजन कितना था, यदि 2.5 किलो वजन था, तो कितने टाइम बाद बच्चे का वजन डबल हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा? तो 6 महीने बाद। 6 महीने बाद जो है बच्चे का वजन दुगुना हो जाता है, डबल डबल ऑफ बर्थ वेट। बच्चे का वजन जो है वो 6 महीने बाद दुगुना हो जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कितने एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, और उसके बाद भी लोग इसको गलत कर देते हैं। भाई कितने एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, कितनी बार पढ़ लिया है, उसके बाद भी लोग इस क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। ठीक है ना? तो बच्चे का वजन डबल कब हो जाता है? जन्म के टाइम 2.5 किलो था, अब यदि बच्चे का वजन 5 किलो हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कब हो जाएगा? बच्चा जब 6 महीने का होगा। 6 महीने का होगा तब बच्चे का वजन जो है वो नॉर्मली डबल हो जाना चाहिए। और बच्चे का वजन 7.5 किलो कब हो जाएगा? मतलब 3 गुना, 7.5 kg। 7.5 किलो, 3 गुना बच्चे का वजन कब हो जाएगा? जब बच्चा 9 से लेकर 12 महीने के बीच में, बच्चा 9 से लेकर 12 महीने के बीच में होगा, तब बच्चे का वजन जो है वो ट्रिपल हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। 9 से 12 महीने के बीच में, 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने, 12 महीने। ठीक है ना? बच्चे की डाइट के अकॉर्डिंग बच्चे का जो है वजन वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं कि बच्चे का वजन जो है वो डबल हो रहा है 6 महीने पे, और 3 गुना हो रहा है 9 से 12 महीने पे। ये बात भूलना मत। कई जगह 12 महीने लिखा होता है, कई जगह 11 महीने भी लिखा होता है, तो अपने को जो है उन सबको एक्सेप्ट करना है। बच्चे का वजन कब डबल हो रहा है? 9 से लेकर 12 महीने के बीच में। अब आप आगे अपन बात करें कि फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में, देखो रीनल सिस्टम जब मैंने पढ़ाया था तो उस समय ये बताया था कि फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ मतलब फर्स्ट 2 वीक लिखा था उसके अंदर। ये लिखा था कि बच्चे के जन्म के बाद फर्स्ट 2 वीक में बच्चे का वजन जो है वो 10 से 15% वजन कम हो जाता है। बच्चे का वजन कम हो जाता है। बच्चे का वजन कम क्यों होता है? क्योंकि बच्चे की किडनी जो है वो अभी अच्छे से काम नहीं कर रही है। बच्चे की किडनीज इमेच्योर है, बच्चे की किडनीज काम नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या है कि किडनी जो है वो वापस वाटर का एब्जॉर्ब नहीं कर रही है। वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, तो वाटर कहाँ जा रहा है? यूरिन के अंदर जो है वो वाटर ज्यादा जा रहा है। यूरिन के अंदर वाटर ज्यादा जाने से बॉडी का जो वाटर कंटेंट है वो कम हो जाएगा, और बॉडी का वाटर कंटेंट कम हो जाएगा तो बच्चे का जो है वजन कम हो जाएगा। तो पहले 2 सप्ताह तक बच्चे का वजन जो है वो कम होने के चांसेस रहते हैं। क्यों? क्योंकि किडनी जो है वो मैच्योर नहीं है। तो एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, क्योंकि फर्स्ट 2 वीक में बच्चे का वजन कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि किडनी मैच्योर नहीं है। अब एग्जाम में उल्टा ऐसे भी पूछ लिया गया है कि बच्चे का वजन फर्स्ट 2 वीक में कम होता है, वो कितना कम होता है? तो वहां पर आपको याद रखना है 10 से 15% बच्चे का वजन कम होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक अपन बात करें यहाँ पर कि बच्चे की लंबाई की बात करें। यहां से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बच्चे की लंबाई जो है उसमें से भी यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो 4 लाइनें हैं वेरी गोल्डन वर्ड्स की लाइनें हैं। ठीक है ना? 4 लाइनों में से एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में इसमें से भी पूछ लिया जाता है। मतलब बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो न्यूबॉर्न बच्चे का वजन जो है वो नहीं, लंबाई लेंथ जो होती है वो होती है 45 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर होती है न्यूबॉर्न बेबी की लंबाई। होती है वो कितनी होती है? 45 सेंटीमीटर होती है न्यूबॉर्न बेबी की लंबाई। ठीक है ना? देखो न्यूबॉर्न बेबी की लंबाई कितनी होती है? 45 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर होती है न्यूबॉर्न बेबी की लंबाई। याद रखना, भूल मत जाना। अब देखो बच्चे की लंबाई जन्म के टाइम मतलब न्यूबॉर्न बेबी की जो लंबाई है कितनी है? 45 सेंटीमीटर है। अब अपन बात करें कि अप टू 6 मंथ मतलब जन्म के बाद 6 महीने तक हर महीने 2.5 सेंटीमीटर वजन बढ़ता है। कितना बढ़ रहा है? 2.5 सेंटीमीटर। और 6 महीने से लेकर 12 महीने तक बच्चे का वजन जो है हर महीने 1 से लेकर 1.5 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। ठीक है, 1 से लेकर 1.5 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। तो इसको भूल मत जाना। बच्चे का वजन वजन कितना बढ़ रहा था? बच्चे का वजन कितना बढ़ रहा है? देखो 6 महीने, पहले 6 महीने तक बच्चे का वजन बढ़ रहा है 20 से 30 ग्राम पर डे। हर दिन बच्चे का वजन 20 से 30 ग्राम बढ़ रहा है। और 6 महीने से लेकर 12 महीने तक बच्चे का वजन 10 से 15 ग्राम बढ़ रहा है। जबकि अपन यहाँ बात करें कि हाइट की बात करें, तो हाइट जो है बच्चे की 6 महीने तक 2.5 सेंटीमीटर पर महीने बढ़ती है। हर महीने बच्चे की हाइट जो है वो 2.5 सेंटीमीटर बढ़ती है। और 6 महीने से लेकर 12 महीने तक उसके बाद जो है बच्चे का हाइट जो है वो लेकर 1 से लेकर 1.5 सेंटीमीटर हर महीने बढ़ती है। अब अपने को पूछा जाए कि बच्चे की लंबाई जो है वो जन्म की जितनी लंबाई है, बच्चे की जितनी लंबाई है, जन्म की लंबाई कितनी कही अपन ने? 45 सेंटीमीटर। तो इसकी 1.5 गुना 1 ईयर पर 1.5 गुना कब हो जाएगी? 50% और कब बढ़ जाएगी?
तो 1 साल पर बच्चा जब 1 साल का हो जाता है, तब बच्चे की जितनी लंबाई थी, जैसे कि मान लो जन्म पे मैंने कहा कि बच्चे की लंबाई जो है वो 50 सेंटीमीटर थी, ठीक है। तो बच्चा जब 1 साल का होगा तो इसकी लंबाई जो है वो 75 सेंटीमीटर हो जाएगी, मतलब जितनी थी उसकी 50% और इंक्रीज हो जाएगी, 50% और इंक्रीज हो जाएगी बच्चे की हाइट। 1 मिनट। तो 1 ईयर पर लेंथ जो है वो 50% बढ़ जाती है। और जब 4 साल का हो जाता है बच्चा, बेबी जब 4 इयर्स का होता है, 4 इयर्स, ठीक है, 4 इयर्स का होता है, तब लेंथ जो है वो क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। लंबाई जो है वो कितनी हो जाती है, डबल हो जाती है। लेंथ क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। कब, 4 इयर्स पर, ठीक है। 4 ईयर पर लेंथ जो है वो डबल हो जाती है। एक सेकंड ना। हाँ हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड। कुछ दिख रहा है क्या? दिखना भी तो बंद किया है ना, नहीं दिख रहा है ना अभी कुछ? हाँ हाँ, एक सेकंड। सो अपन ने कहा कि बच्चे की लंबाई जो है वो कितनी बढ़ रही है। लंबाई 1 साल पर बच्चे की लंबाई जो बढ़ रही है वो 50% बढ़ जाती है। 1 ईयर पे बेबी की लंबाई जो है 50% बढ़ रही है। और उसके बाद बात करें कि 4 ईयर पर बच्चा जब 4 साल का हो जाएगा तो उसकी लंबाई डबल हो जाती है। बच्चे की लंबाई कितनी हो जाती है, डबल हो जाती है। कब हो जाएगी, 4 ईयर्स पर। 4 साल पे जो है वो लंबाई डबल हो जाती है। 4 ईयर्स पे लंबाई जो है वो डबल हो जाएगी, 4 ईयर्स पे, ठीक है। और लंबाई 3 गुना कब हो जाती है, 13 साल पे, 13 ईयर्स पे ट्रिपल हो जाती है 13 साल पे। बेबी जब बच्चा जब 13 साल का होता है तो लंबाई जो है वो 3 गुना हो जाएगी। मतलब जन्म के टाइम 50 सेंटीमीटर था, 4 साल बाद में 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 3 गुना मतलब 50 50 50, 3 गुना मतलब 150 सेंटीमीटर जो है वो हो जाएगी 13 साल पे, 13 ईयर्स पे। 13 ईयर्स पे जो है वो लंबाई 13 साल हो जाएगी। एक सेकंड, ठीक है। उसके बाद अपन बात कर रहे हैं कि बच्चे के दांत की बात करें कि दांत जो है वो कौन से कब आ रहे हैं और कितने दांत आ रहे हैं। तो देखो, बच्चे के जो दांत होते हैं उन दांतों को अपन बोल रहे हैं डेसिडुअस टीथ। डेसिडुअस टीथ, डेसिडुअस टीथ का मतलब होता है कि ऐसे दांत जो कि वापस गिर जाएंगे। मतलब अभी जो है वो दांत जो है वो वापस गिरने वाले दांत आएंगे। डेसिडुअस मतलब ऐसे दांत जो कि वापस गिर जाएंगे, उनको बोलते हैं डेसिडुअस दांत। तो डेसिडुअस टीथ, टीथ या जिनको दूध के दांत अपन बोल रहे हैं, उनकी संख्या होती है 20। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। दूध के दांत 20 होते हैं, ठीक है। और उसके बाद में बड़ों के अंदर जो दांत, बड़ों के अंदर जो दांत होते हैं उन दांतों की जो है वो अपन बात कर रहे थे कि दांत जो होते हैं वो बड़ों के अंदर कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। और बच्चों के दूध के दांत जो होते हैं, जिनको अपन बोल रहे हैं डेसिडुअस टीथ, जो है वो उनकी संख्या होती है 20। तो ये डेसिडुअस टीथ टीथ जो है वो कौन कौन से हैं, देखें। नॉर्मल अपन बात करें कि दांत होते कौन कौन से हैं, तो एक बार एक फोटो देख लेते हैं अपन। यहाँ पर जो है वो, ये फोटो कहाँ गया, यहाँ पर चलो इसमें फोटो आ नहीं रहा है, कोई बात नहीं। तो दांत जो होते हैं वो इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर, 4 तरीके के दांत होते हैं। अपन ने कहा सबसे आगे वाले जो दांत होते हैं उनको बोलते हैं इंसाइजर दांत। उनके पीछे जो तीखे वाले दांत होते हैं उनको अपन बोलते हैं कैनाइन। और फिर जो होते हैं वो जबा, प्री मोलर्स, और फिर होते हैं मोलर्स। 4 तरीके के दांत होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं कि जो बच्चा जो होता है उसके अंदर जो दांत होते हैं वो इंसाइजर 2 होते हैं,
कैनाइन एक होता है, प्री मोलर होते नहीं है, और मोलर्स 2 टीथ होते हैं। मतलब एक साइड के अंदर जो है वो 5 दांत होते हैं। मतलब ये जैसे कि ये ऊपर वाला जबड़ा है और ये नीचे वाला जबड़ा है, ठीक है। तो ऊपर वाले को अपन ने आधा आधा ऐसे मार दिया, नीचे वाले को आधा ऐसे मार दिया, तो इधर वाले कितने दांत होंगे? यहाँ पर भी 5 दांत होंगे, यहाँ पर भी 5 दांत होंगे, 5 दांत यहाँ पर और 5 दांत यहाँ पर। इसका मतलब यहाँ पर टोटल 20 टीथ जो पाए जाएंगे। इंसाइजर आगे वाले 2 दांत जो होते हैं उनको इंसाइजर बोलते हैं, तो इधर भी 2 होंगे, 2 इधर भी, 4 दांत इधर होंगे। कैनाइन होगा एक तीखा वाला इधर, एक तीखा वाला इधर। प्री मोलर दांत यहाँ होंगे ही नहीं, ये प्री मोलर नहीं होते बच्चों के अंदर, और मोलर टीथ जो है बच्चों के अंदर 2 2 होते हैं। इस तरीके से 5 5 दांत होंगे। इसका मतलब टोटल जो है वो 20 दांत हो गए बच्चों के अंदर, ठीक है। तो बच्चों के दांतों का फॉर्मूला हो गया 2102 2102, मतलब इंसाइजर 2, कैनाइन 1, प्री मोलर 0 और मोलर 2, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि बड़ों के अंदर दांत कितने होते हैं। बड़ों के अंदर जो है 32 टीथ हो रहे हैं। तो ये ऊपर वाला जबड़ा और ये नीचे वाला जबड़ा, इसको अपन ने आधा आधा कर दिया, ठीक है। तो इधर जो है वो 3 2 5 6, 2 2 4 5 और 3 8 दांत इधर होंगे साहब, 8 इधर, 8 इधर, 8 यहाँ पर और 8 यहाँ पर, और ये टोटल 32 टीथ हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इंसाइजर 2 आगे दांत होंगे, इंसाइजर इधर 2 इधर 2 इधर, ये 2 इंसाइजर हो गए। उसके बाद में एक कैनाइन होगा या तीखा वाला दांत, 2 दांत प्री मोलर होंगे, और 1 2 और 3 दांत मोलर होंगे, और सबसे लास्ट वाला जो दांत होता है उसको अपन विजडम टीथ या अकल दांत बोलते हैं, विजडम टीथ, ठीक है। तो ये विजडम टीथ जो है वो लेटर एज में आता है, ठीक है। तो बच्चों के अंदर सिर्फ 2 ही दांत होती है पीछे वाली, विजडम टीथ थर्ड वाला जो है बच्चों के अंदर नहीं होता है, ठीक है। और ये जो डेसिडुअस टीथ हैं 20 दांत जो है वो बच्चों के अंदर सारे के सारे गिरेंगे, मतलब इंसाइजर दोनों गिरेंगे, एक कैनाइन गिरेगा, प्री मोलर होते नहीं है, और 2 मोलर गिरेंगे, और इनकी जगह पर वापस से नए दांत आएंगे, और ये फिर जो है वो लाइफ लॉन्ग रहेंगे, ठीक है। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पहले बच्चों में दांत कब आते हैं। तो फर्स्ट इरप्शन ऑफ प्राइमरी टीथ, सबसे पहले जो है वो लोअर सेंट्रल इंसाइजर, ये इंसाइजर दांत जो है वो बच्चों के अंदर सबसे नीचे वाले, देखो ये ऊपर वाला जबड़ा और ये नीचे वाला जबड़ा, तो नीचे वाला जबड़ा जो है उसके 2 सेंट्रल बीच वाले 2 जो है वो इंसाइजर दांत सबसे पहले आएंगे। और कब आएंगे? 6 महीने की उम्र में आएंगे साहब। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इन बच्चों के अंदर सबसे पहले टीथ का इरप्शन कब होता है। सबसे पहले टीथ का इरप्शन कब होता है, तो अपन कहेंगे 6 महीने पर, 6 मंथ पे जो है बच्चों के अंदर टीथ का इरप्शन होता है। और सबसे पहले कौन से दांत आएंगे साहब? नीचे वाले दांत आएंगे, लोअर आएंगे, और बीच वाले जो है इंसाइजर टीथ जो है वो सबसे पहले आएंगे। और अपर सेंट्रल इंसाइजर, लोअर सेंट्रल इंसाइजर दोनों साहब, नीचे वाले 2 आ गए इंसाइजर, उसके बाद 2 ऊपर वाले दांत आएंगे, और वो 7वें महीने के आसपास आएंगे। तो सबसे पहले 6 महीने पे, 6 महीने पे बच्चों के जो है सबसे पहले दांत आते हैं, ठीक है। अब बात करें कि पूरे के पूरे बच्चों के जो 20 दांत होते हैं, 20 दांत, ये बच्चों के 20 दांत कब आते हैं? 2 से लेकर 2.5 साल की उम्र में जो है बच्चा जब होता है तो उसके अंदर ये 20 के 20 दांत जो है वो सारे के सारे आ जाते हैं। 20 दांत कब आएंगे? 2 से लेकर 2.5 साल की उम्र में। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ओल्ड डेसिडुअस 20 टीथ जो है वो बच्चों के अंदर कब प्रेजेंट होते हैं? तो 2 से लेकर 2.5 साल की उम्र के अंदर ये सारे के सारे जो दांत हैं वो बच्चों के अंदर प्रेजेंट होते हैं। डेसिडुअस टीथ जो है वो बच्चों के अंदर 2.5 साल की उम्र में प्रेजेंट होते हैं, सारे के सारे 20 के 20 दांत जो है 2.5 साल की उम्र के बच्चे के अंदर नॉर्मली पाए जाते हैं। फर्स्ट परमानेंट टीथ, पहला परमानेंट दांत कब आता है? तो ये 20 दांत के बाद में जब परमानेंट दांत जो है वो आता है, देखो इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर, ठीक है ना। इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। तो फर्स्ट अपन बात कर रहे हैं कि बच्चों के अंदर ये प्री मोलर तो होते ही नहीं है, और मोलर दांत बच्चों के अंदर कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो ये 2 दांत गिर जाएंगे, और उसके बाद नया जो दांत आएगा वो करीब 6 साल की उम्र में जो है बच्चों के अंदर आता है परमानेंट दांत। तो 6 महीने में तो सबसे पहले दांत आता है, और 6 साल की उम्र में सबसे पहला परमानेंट दांत आ जाता है जो लाइफ लॉन्ग रहेगा। और 13 साल की उम्र में यदि बात करें कि 13 साल की उम्र में जो है बच्चों के अंदर 28 दांत होते हैं, 28 टीथ, ठीक है। और जो सबसे पहला लास्ट थर्ड मोलर टीथ है, 1 2 3, लास्ट वाला थर्ड जो है मोलर टीथ, उसको अकल दांत बोलते हैं अपन, विजडम टीथ जिसको अपन बोलते हैं, वो 18 से लेकर 24 साल की उम्र के बीच में आता है। ये थर्ड विजडम टीथ 18 to 24 ईयर्स की एज में आता है, थर्ड विजडम टीथ आता है।
ठीक है, तो ये हो गया साहब टीथ के बारे में। तो टीथ के बारे में कई एग्जाम्स में पूछा जाता है और अपने को याद रखना जरूरी है। उसके बाद अपन बात करते हैं वीनिंग की। वीनिंग का मतलब ये होता है कि बच्चे को जो है मदर का दूध जो पिला रहे हैं अपन, उस मदर के दूध से मदर का दूध बंद करवाना और जो है एक्सटर्नल बाहर से फीडिंग देना स्टार्ट करना, बाहर से खाना देना स्टार्ट करने की जो प्रक्रिया होती है उसको अपन बोलते हैं वीनिंग। और ये प्रक्रिया जो है वो 6 महीने पे स्टार्ट करी जाती है। 6 महीने से पहले जो है बच्चे को ओनली एंड ओनली मदर का मिल्क दिया जाता है, ओनली मदर का मिल्क दिया जाता है, अदर और कुछ नहीं देना है। ठीक है, और 6 महीने के बाद जो है वो मदर का मिल्क तो देते ही रहते हैं, उसके साथ साथ में अदर फूड सप्लीमेंट, दूसरा खाना धीरे धीरे स्टार्ट किया जाता है। उस प्रोसेस को अपन वीनिंग वीनिंग बोलते हैं, इसको कॉम्प्लीमेंट्री फूड भी बोलते हैं। ठीक है, मार्केट के अंदर जो है कुछ आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल फीडिंग भी आती है। यदि ब्रेस्ट मिल्क, मदर मिल्क अवेलेबल नहीं होता है तो मार्केट के अंदर कुछ आर्टिफिशियल मिल्क आते हैं, वो बच्चे को दिए जा सकते हैं अदर देन द ब्रेस्ट मिल्क। ठीक है, लेकिन ओनली फॉर्मूला फीड देना है। जो भैंस का दूध है, बकरे का, गाय का दूध है, वो नहीं देना है। ओनली फॉर्मूला फीड दिया जा सकता है यदि मदर का फीड अवेलेबल नहीं है तो। उसके बाद अपन बात कर रहे हैं टोडलर एज की। तो देखो, यहाँ पर अपन ने एज के बारे में बात की थी, बच्चे की जो एज है, कौन सी एज के अंदर उस बच्चे को अपन क्या क्या कहेंगे। तो देखो, ये जो है डायग्राम, इसके अंदर ये दिखाया गया है कि जो है इन्फेंट कब तक कहेंगे उस बच्चे को। 1 साल तक, 1 साल तक की उम्र तक उसको, 12 महीने तक उस बच्चे को अपन कहेंगे इन्फेंट। 12 महीने से लेकर 3 साल तक उसको अपन क्या कहेंगे, टोडलर, मतलब लड़खड़ा के चलता है। 3 साल से 6 साल तक बच्चा जो है नर्सरी में, केजी के अंदर जब पढ़ता है, नर्सरी, केजी, प्रेप, ये 3 साल, 3 साल से लेकर 6 साल तक जो बच्चा नर्सरी, केजी, प्रेप में जो पढ़ता है, वो होता है प्री स्कूल का टाइम पीरियड। और स्कूल एज मतलब स्कूल में जब बच्चा कब जाएगा, 6 साल का हो जाएगा, तब क्लास फर्स्ट में उसको डाला जाता है। और 6 साल से लेकर 12 साल तक की एज को अपन कहेंगे स्कूल एज। और उसके बाद अपन कहेंगे 13 साल से लेकर 18 साल तक की एज को जो अपन कहेंगे एडोलेसेंट एज, किशोर अवस्था। एडोलेसेंट एज जो है उसको अपन 13 साल से 18 साल तक कहेंगे। तो इन्फेंट की अपन ने बात कर ली, न्यूबॉर्न के जो है वाइटल्स अपन ने देख लिए। ठीक है, न्यूबॉर्न के वाइटल्स अपन ने देख लिए। उसके बाद अपन बात करते हैं इन्फेंट की। अपन ने बात कर ली कि बच्चे का वजन जो है वो 6 महीने पे डबल हो जाता है, 9 से 12 महीने पे बच्चे का वजन जो है वो 3 गुना हो जाता है। ठीक है ना, बच्चे की हाइट जो है बर्थ पे 45 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और 12 महीने पे बच्चे की हाइट जो है वो 1.5 गुना हो जाती है, मतलब इसकी जो है 1.5 गुना हो जाएगी। ठीक है, और बच्चे की हाइट डबल कब होगी, 4 साल पे। बच्चा जब 4 साल का हो जाएगा तो जन्म की जो हाइट थी उसकी डबल हो जाएगी। बच्चे की हाइट 3 गुना कब होगी, तो वो होगी 13 ईयर्स पे, 13 साल पे बच्चे की हाइट 3 गुना हो जाएगी। ये सारी बातें याद रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद अपन बात कर रहे हैं प्री स्कूल चिल्ड्रन। ठीक है, प्री स्कूल चिल्ड्रन की बात करेंगे, और नहीं, अपन उससे पहले टोडलर के बारे में पढ़ लेते हैं। टोडलर का मतलब होता है कि 12 महीने से लेकर 3 साल तक का जो बच्चा होता है उसको अपन टोडलर कहते हैं। ठीक है, तो टोडलर के बारे में अपन बात करते हैं सबसे पहले। आवाज वगैरह ठीक आ रही है? ठीक आ रही है ना? ओके ओके। तो अपन बात कर रहे हैं कि डेवलपमेंटल स्टेजेस की। उसके अंदर देखो, अपन बात कर रहे हैं टोडलर स्टेज की। तो टोडलर स्टेज जो होती है, 1 से लेकर 3 साल तक का टाइम पीरियड जो होता है उसको अपन कहते हैं टोडलर। 1 ईयर to 3 ईयर तक का टाइम पीरियड जो है उसको अपन कहेंगे टोडलर का टाइम पीरियड, टोडलर, टोडलर एज। ठीक है, उसके अंदर देखो, टोडलर में अपन बात कर रहे हैं वाइटल्स की। तो टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर। टेम्परेचर नॉर्मली जितना नॉर्मल होना चाहिए उतना ही रहेगा। पल्स जो है वो अब यहाँ पर न्यू बोर्न बेबी के अंदर कितनी थी, 140 थी। यहाँ पर पल्स जो है वो कम हो जाएगी, 110 से लेकर पल्स जो है वो 130 रह जाएगी। रेस्पिरेशन जो है न्यू बोर्न के अंदर कितना था, 30 to 60 था, 30 से लेकर 60 तक न्यू बोर्न के अंदर टेम्परेचर था। तो यहाँ पर जो है 30 से 40, रेस्पिरेशन भी थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब पल्स कम हो जाएगी, रेस्पिरेशन कम हो जाएगा, और ब्लड प्रेशर जो है वो थोड़ा बढ़ेगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर बड़ों जितना नहीं होगा, लेकिन न्यू बोर्न में जितना ब्लड प्रेशर होता है उससे थोड़ा ब्लड प्रेशर 90/50 हो जाएगा, थोड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। उसके बाद अपन बात करें कि जब बच्चा 2 साल का होगा, 2 साल का वजन जो होगा, तो उस समय वजन जो है लगभग 12 किलो के आसपास बच्चे का वजन हो जाता है। और लंबाई की बात करें तो जो है वो 34 इंच के आसपास। ठीक है,
उसके बाद अपन बात करें कि टॉडलर के अंदर सेफ्टी का क्या ध्यान रखना है। कि देखो यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो है बच्चे को क्या खेलने दिया जाता है, क्या खेलने दिया जा सकता है। तो यदि 1 से लेकर 3 साल के बीच का बच्चा है तो उसको जो है उसके हथेली से छोटी साइज के प्ले आइटम नहीं देने हैं, ठीक है ना। मतलब ऐसे आइटम जो कि उसकी हथेली में आराम से पकड़ पकड़ के उठा सके, ऐसे आइटम उसको नहीं देने हैं। हथेली से बड़े साइज के आइटम्स देने हैं। जिससे क्या होगा, बच्चे का इस उम्र में बच्चा 1 से 3 साल की उम्र में बच्चे की टेंडेंसी क्या होती है कि उसको हाथ में कुछ भी दे दोगे तो उसको उठा के मुंह में डाल लेगा, उसको खा लेगा, ठीक है ना। इसलिए क्या करना है कि उसको छोटे आइटम खेलने के लिए नहीं देने, थोड़े बड़े आइटम देने हैं और हथेली से बड़ी साइज का देने हैं, ताकि उसको उठा के वो मुंह में नहीं डाल सके, ठीक है, उसको मुंह में नहीं डाल सके उठा के, ठीक है। और 14 महीने का बच्चा जो है वो कैन वॉक अलोन, मतलब अकेला चल सकता है। 14 महीने का बच्चा बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी सहायता के बच्चा जो है वो 14 महीने की एज में अकेला चल सकता है। और बच्चे को एजुकेबल टॉय देंगे। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट जो है वो एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है कि बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग कब दी जाती है। टॉयलेट ट्रेनिंग बच्चे को कब दी जाती है, तो अपन बात करेंगे टोडलर एज में। टोडलर एज में बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब 1 से लेकर 3 साल की उम्र तक बच्चे को जो टॉयलेट ट्रेनिंग, मतलब बच्चे को जो है सिखाया जाता है कि जो है वो बिस्तर में जो है उसको बाथरूम नहीं करना है, बिस्तर में लेटरिंग नहीं करना है, जब उसको बाथरूम लगे तो बताना है। तो 1 साल से लेकर 3 साल तक की उम्र में जो है उस बच्चे को ये ट्रेनिंग दी जाती है। देखो बच्चों के अंदर सबसे पहले जो है वो बाउल कंट्रोल आता है, ठीक है। बाउल कंट्रोल पहले आता है और ब्लैडर कंट्रोल बाद में आता है। याद रखने वाला पॉइंट है बाउल कंट्रोल। मतलब जो है बच्चा जब लेटरिन जाएगा तो वो पहले कंट्रोल करना सीख जाएगा कि जब भी लेटरिन आएगी वो बता देगा रिलेटिव्स को। लेकिन उस समय जो है उसके अंदर अभी ब्लैडर कंट्रोल, मतलब बाथरूम जो है जब उसको अंदर आ जाती है वो बता नहीं पाता है। तो पहले लेटरिन का कंट्रोल होगा और उसके बाद में बाथरूम जाने का कंट्रोल होगा। बाउल कंट्रोल उसके बाद में होता है हमेशा ही, ठीक है। उसके बाद में डे टाइम में ब्लैडर और बाउल कंट्रोल जो है वो अब 3 साल तक एस्टेब्लिश हो जाता है। मतलब 3 साल तक का बच्चा होता है, उस वो बच्चा जो है दिन में जो है वो मतलब कपड़े खराब नहीं करेगा। दिन में जो है बाथरूम या लेटरिन जो है वो कपड़ों में नहीं जाएगा, लेकिन रात में उसको मालूम नहीं चलेगा। और कंप्लीट बाउल और ब्लैडर का कंट्रोल जो है 5 साल तक वो हो जाता है। 5 साल के बाद में जो वो कपड़े दिन में और रात में दोनों टाइम खराब नहीं करेगा, ठीक है। इफ फेल टू एस्टेब्लिश ब्लैडर एंड बाउल कंट्रोल अप टू 5 years, यदि 5 साल तक भी बच्चा जो है वो बिस्तर गीला करता है, ठीक है ना, रात में ब्लैडर और बाउल कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो इसका मतलब ये कुछ प्रॉब्लम वाली कंडीशन है और उस कंडीशन को अपन बोलते हैं एन्यूरेसिस, ठीक है। नॉक्टर्नल, यदि रात में बच्चा जो है वो बिस्तर गीला करता है तो एन्यूरेसिस, दिन में बिस्तर गीला कर रहा है तो उसको अपन कहते हैं डायूरिनल एन्यूरेसिस। और यदि लेट्रिन स्टूल पास करता है तो उसको बोलते हैं एनकोप्रेसिस। यदि पेशाब करता है तो उसको बोलते हैं एनयूरेसिस। और यदि लेट्रिन जाता है तो उसको बोलते हैं एनकोप्रेसिस। तो एनयूरेसिस और एनकोप्रेसिस वाली कंडीशन क्या होती है कि बच्चा जो है वो यदि अपने जो है बिस्तर में ही लेट्रिन और बाथरूम कर देता है 5 साल की एज के बाद में, तो उस कंडीशन को एनयूरेसिस और एनकोप्रेसिस कहते हैं। देखो अब अपन बात कर रहे हैं कि हेड सरकमफेरेंस और चेस्ट सरकमफेरेंस की। बच्चे का जो हेड होता है वो हेड की मोटाई कितनी होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक चारों ओर फीता लगा के चेक किया जाता है हेड सरकमफेरेंस। तो जन्म पे जो है वो बच्चे का हेड सरकमफेरेंस 33 to 35 सेंटीमीटर होता है। और चेस्ट सरकमफेरेंस जो है उसकी अपन बात करें तो जन्म पे वो है 2 से 3 सेंटीमीटर कम होता है हेड सरकमफेरेंस की बजाय। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, देखो जब जन्म लेता है बच्चा तो उस समय बच्चे का जो है वो हेड सरकमफेरेंस, सबसे बड़ा सबसे चौड़ा ऑर्गन जो है जन्म के टाइम क्या होता है, हेड होता है, ठीक है। और जन्म लेने के बाद जो बच्चे की चेस्ट है, ये बच्चे की चेस्ट जो है वो जन्म लेने के बाद इसकी जो चेस्ट सरकमफेरेंस है वो ज्यादा हो जाती है। लेकिन जन्म लेता है उस समय हेड का जितना सरकमफेरेंस है उससे कम सरकमफेरेंस होता है किसका, चेस्ट का। चेस्ट मतलब यदि बच्चा जन्म ले रहा है उस समय यदि हेड सरकमफेरेंस 35 सेंटीमीटर है तो चेस्ट सरकमफेरेंस 2 से 3 सेंटीमीटर जनरली कम होता है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1 साल की उम्र में जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो हेड सरकमफेरेंस और चेस्ट सरकमफेरेंस दोनों बराबर हो जाते हैं। मतलब हेड जो है वो जितना चौड़ा है उतना का उतना ही चौड़ा जो है बच्चे का
चेस्ट सर्कमफेरेंस भी उतना ही हो जाएगा, बच्चे का चेस्ट जो है वो भी उतना बराबर हो जाएगा। मतलब हेड सर्कमफेरेंस और चेस्ट सर्कमफेरेंस 1 साल की उम्र में एट द एज ऑफ 1 ईयर ये दोनों बराबर रहते हैं। लेकिन उसके बाद अपन बात करें कि 1 साल के बाद जो है बच्चे का चेस्ट सर्कमफेरेंस लगातार बढ़ता चला जाता है और हेड सर्कमफेरेंस फिर कम रह जाता है। तो आगे बात करें कि एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस। एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस जो है वो 31 से 33 सेंटीमीटर होता है जन्म के टाइम। माइक जरा बंद कर दीजिए, जो लोग हैं माइक बंद कर दीजिए प्लीज। माइक बंद कर दीजिए, आप अपना जो भी न्यू ज्वाइन किए हैं वो माइक बंद कर दीजिए, ठीक है ना। ओके ओके, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, और बाकी टाइम में आप माइक बंद कर दीजिए, ठीक है। तो अपन बात कर रहे हैं एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस जन्म के टाइम 31 से लेकर 33 सेंटीमीटर, और मिड आर्म सर्कमफेरेंस। देखो मिड आर्म, आर्म का मतलब ये जो है अपना अपन बोलते हैं ना मेरी इतनी बॉडी हो गई, तो ये जो है सॉरी, ये जो बेबी है ये बच्चा, और ये इसका जो है ये इसका ट्रंक हो गया, और ये इसका हाथ है ना, ये हाथ, और यहाँ इसकी कोनी है ये। तो यहाँ पर मिड आर्म मतलब यह जो ये आर्म है बच्चे की, यहाँ पर इस आर्म का सर्कमफेरेंस जो है वो भी चेक किया जाता है बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चेक करने के लिए। तो मिड आर्म सर्कमफेरेंस जो है वो 9.3 टू 9.5 सेंटीमीटर होता है टोडलर एज के अंदर, ठीक है। तो ये सारे जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात अपन ने किया है कि बच्चे का हाइट, वेट, हेड सर्कमफेरेंस, चेस्ट सर्कमफेरेंस वगैरह कब कितना होता है। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर बात करें कि 1 ईयर की एज में जो है वो हेड सर्कमफेरेंस और चेस्ट सर्कमफेरेंस दोनों बराबर हो जाते हैं, और हेड सर्कमफेरेंस और चेस्ट सर्कमफेरेंस दोनों कितने हो जाते हैं 1 साल की उम्र में? 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर हो जाते हैं 1 साल की उम्र में हेड सर्कमफेरेंस और चेस्ट सर्कमफेरेंस। तो याद रखने वाली बात है, हेड सर्कमफेरेंस और चेस्ट सर्कमफेरेंस जो है वो 1 साल की उम्र में 45 सेंटीमीटर होते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी लंबाई जो है, उसकी हाइट है वो भी 45 सेंटीमीटर होती है। और यहाँ पर याद रखने वाली बात ये है कि बच्चा जो है उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड की लंबाई भी जनरली 45 सेंटीमीटर होती है। तो ये 45 का बड़ा महत्व है अपने नर्सिंग के अंदर, 45, ठीक है। उसके बाद अपन बात कर रहे हैं कि इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न। बच्चा जैसे ही जन्म लेता है, जन्म के तुरंत बाद जो है उसकी इमीडिएट केयर कैसे की जाती है। जैसे ही बच्चा जन्म लिया है तो उसकी इमीडिएट केयर में सबसे पहले अपन बात करेंगे कि उसका जो है वो एयरवे चेक किया जाता है कि एयरवे में कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, ठीक है। एयरवे एयरवे जो है क्लियर किया जाता है, मतलब सक्शन करना पड़ता है सबसे पहले, ठीक है। और उसके बाद उसकी चेक की जाती है ब्रीदिंग, बच्चा अच्छे से सांस ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है। और उसके बाद जो ध्यान दिया जाता है वो ध्यान दिया जाता है कि बच्चे का टेम्परेचर तो कम नहीं हो रहा, टेम्परेचर चेक किया जाता है। तो इमीडिएट केयर बच्चे की जो है उसके अंदर इन 3 बातों का ध्यान रखना जरूरी है, एक तो एयरवे, एक ब्रीदिंग, और तीसरा टेम्परेचर, ठीक है ना। और उसके साथ में अपन बच्चे का चेक करेंगे अपगार स्कोरिंग। अपगार स्कोर जो है वो बच्चे का चेक किया जाएगा, अपगार स्कोरिंग, अपगार स्कोर जो है वो बच्चे का चेक किया जाएगा, ठीक है। तो अपन यहाँ बात कर रहे हैं तो क्लीनिंग और सेक्शनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया है तो सबसे पहला काम यहाँ पर जो है वो ये काम होता है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्लीन करना, ठीक है। रेस्पिरेशन जो है वो सबसे पहले क्लीन होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। और यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बच्चे का जब क्लीन कर रहे हैं तो उसमें जो है पहले माउथ की क्लीनिंग की जाती है और उसके बाद नोज का सक्शन किया जाता है। पहले ओरल सक्शनिंग होती है और उसके बाद नोज का सक्शन किया जाता है। पहले ओरल सक्शनिंग की जाती है और उसके बाद नोज का सक्शन किया जाता है, ठीक है। तो आगे बात करें कि 2 से 3 मिनट बाद को अम्बिलिकल अम्बिलिकल कॉर्ड को काटते हैं। हाँ प्लीज जो लोग, प्लीज माइक बंद कर दीजिए, जिन लोगों ने ज्वाइन किया है प्लीज माइक बंद कर दीजिए आप लोग। और किसका ऑन है? सॉरी, माइक किसका ऑन है, प्लीज बंद कर दीजिए। आगे अपन बात करें
कि 2 से 3 मिनट बाद जो है वो अम्बिलिकल कॉर्ड को काटा जाता है। सॉरी, ओके ओके, 1 मिनट। अम्बिलिकल कॉर्ड को जो है वो 2 से 3 मिनट बाद काटा जाता है, ठीक है ना। 2 से 3 मिनट बाद अम्बिलिकल कॉर्ड को काटते हैं। 2 से 3 मिनट बाद क्यों काटते हैं, उसका एक रीजन होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि अम्बिलिकल कॉर्ड को जन्म के तुरंत बाद क्यों नहीं काटते, 2 से 3 मिनट बाद में क्यों काटा जाता है। इसका रीजन ये है कि उस अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर जो ब्लड भरा हुआ है, वो ब्लड जो है वो बेबी को मिल जाए, बेबी के अंदर ट्रांसफर हो जाए, इसलिए तुरंत अम्बिलिकल कॉर्ड को नहीं काटा जाता है। उस अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर 80 से 100 ml ब्लड जो है वो एक्स्ट्रा होता है, वो बच्चे के पास चला जाए, इसलिए अम्बिलिकल कॉर्ड को 2 से 3 मिनट बाद काटा जाता है। और उसके बाद क्या किया जाता है कि बेबी को क्लीन करके उसको ड्राई किया जाता है, ठीक है। और बाथिंग अवॉइडेबल है, मतलब बच्चे को जनरली फर्स्ट 24 आवर्स तक जो है वो स्नान नहीं करवाया जाता, ठीक है। और उसके बाद जो काम होता है वो होता है टेम्परेचर को मेंटेन रखना, टेम्परेचर को मेंटेन रखना। और टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए एक जो है टेक्निक यूज ली जाती है, उसको अपन बोलते हैं कंगारू मदर केयर। कंगारू मदर केयर, कंगारू मदर केयर क्या होता है, कंगारू जो जानवर होता है ना, वो बच्चे को क्या करता है, अपने थैली के अंदर डाल के रखता है, ठीक है। उसी तरीके से क्या करते हैं कि जो न्यू बॉर्न बेबी है उसको मदर के पास, मदर की चमड़ी से चिपका के लिटा दिया जाता है। तो मदर की जो स्किन है वो गर्म होती है, तो बच्चे की स्किन भी गर्म रहेगी, ठीक है ना। तो एक तो फायदा ये हो जाता है कंगारू मदर केयर का कि जो है वो बच्चे का टेम्परेचर रेगुलेशन हो जाता है। और दूसरा फायदा ये होता है कि मदर और बेबी की जो है वो बॉन्डिंग होती है। तो दो फायदे हो गए कंगारू मदर केयर के। उसके बाद अपन बात कर रहे हैं एपगार स्कोरिंग की। देखो अपगार स्कोर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अपगार स्कोर। और अपगार स्कोरिंग होता क्या है इसके बारे में अपन बात करें तो अपगार स्कोर के अंदर देखो क्या होता है कि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसके बाद उसकी एयरवे क्लीनिंग करते हैं, और उसके बाद जो है उसके बाद उसके रेस्पिरेशन चेक किया जाता है कि बच्चा सांस ले रहा है, रो रहा है कि नहीं रो रहा है, ठीक है ना। बच्चे के रिफ्लेक्सेस चेक किए जाते हैं कि बच्चा जो है रिफ्लेक्सेस बिल्कुल ठीक है। उसकी पल्स रेट और हार्ट रेट चेक की जाती है बच्चे की। और उसके बाद में बच्चे का स्किन का कलर कैसा है, स्किन का कलर नीला है या बिल्कुल गुलाबी कलर है, स्किन का कलर चेक किया जाता है। और उसके बाद मसल्स की टोन चेक की जाती है, ठीक है ना। मसल्स जो बिल्कुल एकदम फ्लेक्शन में है, एक्सटेंशन में है, मसल टोन ठीक है या नहीं है, तो ये सारी बातें चेक की जाती है किसके अंदर, अपगार स्कोरिंग के अंदर। और ये सब ठीक होता है तो उसको मार्क्स ज्यादा दिए जाते हैं, यदि ये ठीक नहीं होते हैं तो मार्क्स कम दिए जाते हैं। तो अपगार स्कोरिंग में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं उनकी अपन बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो ये अपगार स्कोरिंग कब चेक की जाती है, एक तो 1 मिनट पे और एक 5 मिनट पे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि अपगार स्कोरिंग जो है वो कब की जाती है, तो 1 मिनट पे, जन्म के बाद 1 मिनट में अपगार स्कोर चेक किया जाता है। और जन्म के बाद 5 मिनट पे अपगार स्कोर चेक किया जाता है, 1 मिनट पे और 5 मिनट पे अपगार स्कोर चेक किया जाता है, याद रखना, ठीक है। और 5 पैरामीटर्स होते हैं इसके अंदर, 5 पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं। और अपगार स्कोर की रेंज 0 से लेकर 10 तक होती है, 0 से लेकर 10 तक अपगार स्कोरिंग हो सकता है। बच्चे को 0 भी मिल सकता है नंबर और उसको 10 मार्क्स भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो अपगार स्कोरिंग जो है वो 0 से लेकर 10 तक नॉर्मल होती है। अपन सबसे पहले जब अपगार स्कोरिंग चेक करेंगे तो सबसे पहले अपन बात करेंगे हार्ट रेट की। बच्चे की हार्ट रेट जो है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है या अपसेंट है, या हार्ट रेट कितनी है। तो मैंने कहा कि बच्चे की न्यू बॉर्न के टाइम हार्ट रेट जो है वो 140 के आसपास होनी चाहिए, ठीक है। तो यदि हार्ट रेट 100 से ऊपर है, मतलब हार्ट रेट 100 से ऊपर है, तो मैक्सिमम नंबर उसको 2 दिए जाएंगे। बच्चे की हार्ट रेट जो है वो 100 से कम है तो उसको नंबर 2 की 1 नंबर दिया जाएगा, उसको 1 नंबर दिया जाएगा। और हार्ट रेट यदि अपसेंट है, हार्ट हार्ट जो पंपिंग नहीं कर रहा है, तो उसको जो है वो 0 नंबर दिया जाएगा, 0 नंबर देंगे। और हार्ट रेट चेक करने के लिए कौन सी पल्स चेक की जाती है, एपिकल पल्स चेक की जाती है। बेबी की एपिकल पल्स चेक करेंगे हार्ट रेट चेक करने के लिए। तो हार्ट रेट के बाद अपन बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन की बात करें कि कितना जो है बच्चा सांस लेगा, रेस्पिरेशन की बात करें। तो यदि रेस्पिरेशन जो है अच्छा है, विगरस है, बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है,
इसका मतलब उसको सांस ठीक से आ रहा है, उसको 2 नंबर देंगे। बच्चे का सांस कम ले पा रहा है तो 1 नंबर देंगे, सांस बिल्कुल ही नहीं है तो 0 नंबर देंगे। इसी तरीके से मसल टोन जो है, बिल्कुल अच्छे से हाथों को जो है, पाँव को अच्छे से मोड़ रखा है बच्चे ने तो उसको 2 नंबर देंगे। कम मोड़ रखा है, ढीले छोड़ रखे हैं हाथों पाँव को तो 1 नंबर देंगे। और बिल्कुल ही ढीला छोड़ रखा है, हाथ उठा के नीचे छोड़ रहे हैं तो बिल्कुल हाथों को नीचे पटक रहा है, इसका मतलब उसके हाथों में जो है वो अब कुछ दम नहीं है और वो 0 नंबर, उसको 0 मार्क्स दिया जाएगा। मसल टोन जो है वो बिल्कुल absent है। रिफ्लेक्सेस मतलब गुड गुड रेस्पॉन्स दे रहा है, हाथों रिफ्लेक्सेस अच्छे आ रहे हैं तो उसको 2 नंबर देंगे, रिफ्लेक्सेस कम आ रहे हैं तो 1 नंबर, और रिफ्लेक्सेस नहीं आ रहे तो 0 नंबर। इसी तरीके से कलर की बात करें तो पूरी बॉडी जो है यदि पिंक कलर की है तो 2 नंबर देंगे, ठीक है। और यदि बॉडी तो पिंक है और पाँव जो है वो ब्लू कलर के हैं, पाँव ब्लू हैं, इसको उसको 1 नंबर दिया जाएगा। और पूरी बॉडी ही साइनोसिस है, पूरे बॉडी के अंदर ही ब्लू कलर आ रखा है तो उसको 0 नंबर देंगे। इस तरीके से जो है ये नंबर देंगे और फिर इन पांचों पैरामीटर्स के कितने नंबर आ रहे हैं उनको जोड़ के अबगार स्कोर चेक किया जाता है। 0 से लेकर 10 के बीच में जो है इस अबगार स्कोर का रिजल्ट आएगा, ठीक है। देखो, यदि अबगार स्कोर का रिजल्ट जो है 7 से लेकर 10 के बीच में आता है तो वो ठीक है, नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 से लेकर 6 के बीच में आता है तो मॉडरेटली कुछ प्रॉब्लम है बच्चे को। और यदि 0 से लेकर 3 के बीच में आ रहा है तो बच्चा सीवियर है, वेरी सीवियर कंडीशन में है और उसको रिसक्सिटेशन या फिर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। रिसक्सिटेशन या फिर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है बच्चे को, यदि 0 से लेकर 3 के बीच में आ रहा है, ठीक है। अबगार स्कोर। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो सबसे पहले जो है पूरे बॉडी का एग्जामिनेशन किया जाता है बच्चे की बर्थ के बाद में। तो पूरे बॉडी का एग्जामिनेशन जब अपन करेंगे तो सबसे पहले हेड एंड फुट का एग्जामिनेशन करेंगे और हेड के अंदर देखेंगे कि बच्चे का जो है ये सारी चीजें, मतलब क्या अबगार स्कोर चेक करने के बाद में अबगार स्कोर चेक कर लेंगे और उसके बाद में जो है बच्चे का ये 1 मिनट पे और 5 मिनट पे आपका स्कोर चेक कर लेंगे। एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन सब कुछ ठीक चल रहा है बच्चे का तो अपन बात करेंगे कि जो है अब उसका फिजिकल एग्जामिनेशन कर लिया जाए, बच्चे का फिजिकल एग्जामिनेशन कर लिया जाए। तो फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो करने के लिए अपन सबसे पहले उसका हेड टू फुट एग्जामिनेशन किया जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करें कि हेड का एग्जामिनेशन करेंगे तो हेड का सरकमफेरेंस देखा जाता है कि हेड का सरकमफेरेंस नॉर्मली जो होता है 33 टू 35 होता है, 33 से लेकर 35 तक होता है, ठीक है। अब देखो बच्चों के अंदर क्या होता है कि यदि मान लो बच्चे का जो है वो उसके अंदर वैक्यूम एप्लीकेशन किया, बच्चे के डिलीवरी के टाइम यदि उसके ऊपर वैक्यूम लगाया गया था, यहाँ पर वैक्यूम डिलीवरी की थी, वैक्यूम लगाया था तो बच्चे का हेड स्कल्प जो है उसकी चमड़ी इस तरीके से ऐसे फूल जाती है, उसको अपन बोलते हैं कैपट सक्सिडेनियम। कैपट सक्सिडेनियम, ये कैपट सक्सिडेनियम हो सकता है हेड के ऊपर यदि यदि वैक्यूम डिलीवरी हुई है। और ये कैपट सक्सिडेनियम जो है वो 1 सप्ताह के अंदर, जन्म के बाद 1 सप्ताह के अंदर जो है वो कैपट सक्सिडेनियम ठीक हो जाता है। और कैपट हेमेटोमा, सिफेल हेमेटोमा, ठीक है ना, ये कैपट सक्सिडेनियम बना इसी तरीके से यदि इसके हेड के अंदर कुछ हेमेटोमा बन गया है, अंदर ब्लीडिंग क्लोट बन गया है तो वो 6 सप्ताह में ठीक हो जाता है। नॉर्मली 6 वीक में हेमेटोमा जो है वो ठीक हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद में देखो बात करें कि मैंने कहा था ये जो बेबी है इसका हेड है और यदि यहाँ पर जो है ये ब्रेगमा जो है वो एंटीरियर फोंटानेल है और लेमड़ा जो है वो पोस्टीरियर फोंटानेल है। तो देखो एंटीरियर फोंटानेल और पोस्टीरियर फोंटानेल भी ये पाए जाते हैं, ये एग्जामिनेशन में चेक कर लिया जाता है। अपने को यहाँ याद रखना है कि पोस्टीरियर फोंटानेल जो है, पीछे वाला फोंटानेल जो है वो पहले बंद होता है, पहले बंद होता है, पोस्टीरियर पहले पहले बंद होगा और एंटीरियर फोंटानेल जो है वो बाद में बंद होता है, ठीक है। पोस्टीरियर फोंटानेल 1 से 1.5 महीने पे बंद हो जाता है, 1 से 1.2 1.5 महीने पे बंद हो जाता है। जबकि एंटीरियर फोंटानेल जो है वो 1.5 साल पे लगभग बंद हो जाता है, 18 महीने के आसपास जो है वो क्लोज होता है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि एंटीरियर फोंटानेल कब बंद होता है, पोस्टीरियर फोंटानेल कब बंद होता है। एंटीरियर और पोस्टीरियर फोंटानेल दोनों फोंटानेल में से कौन सा फोंटानेल जो है वो पहले क्लोज हो रहा है। तो एग्जाम में इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और जन्म के टाइम हेड सरकमफेरेंस और चेस्ट सरकमफेरेंस जो है वो चेस्ट सरकमफेरेंस, इन दोनों में से कौन सा सरकमफेरेंस जो है वो
ज्यादा होता है जन्म के टाइम, जन्म बर्थ के टाइम। तो बर्थ के टाइम सबसे बड़ा सरकमफेरेंस जो होता है वो हेड का होता है, ठीक है ना। हेड सरकमफेरेंस ज्यादा बड़ा होता है और चेस्ट सरकमफेरेंस जो है वो बर्थ के टाइम कम होता है। उसके बाद जो है वो 1 साल की उम्र में हेड और चेस्ट बराबर हो जाते हैं, और उसके बाद 1 साल के बाद जो है वो चेस्ट सरकमफेरेंस बढ़ता चला जाता है और हेड सरकमफेरेंस कम हो जाता है। जन्म के टाइम अपन बात करें तो टोटल लेंथ का, बच्चे की जितनी लंबाई है कितनी है, मान लो 45 सेंटीमीटर लंबाई है बच्चे की, तो टोटल लंबाई का 25% जो है वो हेड होता है, हेड एंड नेक होता है। हेड और नेक जो है टोटल लेंथ का 25%। जैसे कि मान लो ये बच्चा है, ये इसका हेड है, ये इसका नेक है, और ये इसका ट्रंक जो है, ये इसका ट्रंक, ठीक है, ट्रंक, और ये इसके पाँव। तो यदि मान लो अपन बात करें कि ये इसकी लंबाई, जैसे कि ये यहाँ पर है 60 सेंटीमीटर, यदि बच्चे की लंबाई है 60 सेंटीमीटर लंबाई है, तो 60 में से आधा कितना हो गया 30, और 30 का आधा 15 सेंटीमीटर, तो ये 15 सेंटीमीटर यहाँ पर होगा, और बाकी का 45 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। मतलब हेड और नेक दोनों मिला के जो है वो 25% लंबाई का पार्ट होते हैं। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, हेड और नेक जो है वो बच्चे की लंबाई का कितना प्रतिशत पार्ट होता है, तो 25% पार्ट जो है बच्चे की लंबाई का हेड एंड नेक होता है। हेड एंड नेक जो है वो 25% पार्ट होता है, ठीक है। अब अपन बात करें बच्चों की आंखों की, तो आंखें जो ग्रे कलर की, ब्राउन कलर की होती है, आंखें थोड़ी एडिमेटस हो सकती है, और स्पेस बिटवीन इनर इनर कैंथस, मतलब एक ये आंख इधर वाली और ये आंख इधर वाली, ठीक है ना, इन दोनों आंखों के बीच का ये जो दूरी है ये 2 सेंटीमीटर होती है। ये स्पेस बिटवीन बोथ द इनर कैंथस 2 सेंटीमीटर दूरी होती है ये। और टीयर, बच्चे के आंसू जो हैं वो 3 महीने बाद स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। जन्म के टाइम, जन्म से लेकर 3 महीने तक, 0 से लेकर 3 मंथ के बेबी में कोई आंसू नहीं आते, टीयर्स नहीं आते। 3 महीना का बच्चा जब हो जाता है तो उसके बाद जो है बच्चे में आंसू आ सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम एक डिजीज कंडीशन होती है, ठीक है ना। ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम, नवजात बच्चे के अंदर, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर, नियोनेटल बेबी के अंदर जो है वो इन्फेक्शन हो सकता है, गोनोकोकस या क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन हो सकता है, या तो क्लेमाइडिया का या नीजेरिया गोनोकोकस का इन्फेक्शन हो सकता है। तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम, ठीक है। और ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम जो है उस कंडीशन में आंख में मेडिकेशंस जो है वो डालना जरूरी होता है, आई मेडिकेशंस देना जरूरी होता है, ठीक है। आई मेडिकेशंस में या तो एरिथ्रोमाइसिन देंगे या टेट्रासाइक्लिन या सिल्वर नाइट्रेट। एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन या सिल्वर नाइट्रेट जो है विद इन 1 आवर, इसकी ये जो ड्रॉप्स है 1 घंटे के अंदर, जन्म के बाद विद इन 1 आवर जो है इसकी ड्रॉप्स आईलिड्स टू प्रिवेंट ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम। यदि ये इन्फेक्शन हो रखा है, मदर को गोनोकोकस या क्लेमाइडियल इन्फेक्शन हो रखा है, तो ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम को प्रिवेंट करने के लिए या तो एरिथ्रोमाइसिन या फिर टेट्रासाइक्लिन या सिल्वर नाइट्रेट, इन दोनों में से कोई भी ड्रग्स जो है उसकी ड्रॉप्स बच्चे को जन्म के बाद विद इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर जो है इसकी ड्रॉप्स बच्चे के आंखों में डाली जाती है, आई ड्रॉप्स डाली जाती है टू प्रिवेंट ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम। ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम को प्रिवेंट करने के लिए ये आई ड्रॉप्स जो है वो बच्चे में डाली जाती है, ठीक है। अब अपन बात करें कि देखो अपने फंडामेंटल्स में कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, इंसफलेशन, इनंक्शन और इंस्टिलेशन। इंस्टिलेशन का मतलब होता है ड्रॉप्स डालना, ठीक है। इंस्टिलेशन का मतलब ड्रॉप्स डालना। इनंक्शन का मतलब हो रहा है INUNCTI, इनंक्शन का मतलब होता है टॉपिकल एप्लीकेशन। चमड़ी के ऊपर, स्किन के ऊपर यदि कोई दवाई अपन लगा रहे हैं, कोई ट्यूब लगा रहे हैं, तो वो होता है इनंक्शन, इनंक्शन फॉर्म। और यदि इंसफलेशन का मतलब होता है कि पाउडर लगा रहे हैं, तो वो इंसफलेशन है। पाउडर फॉर्म में यदि अपन मेडिसिन दे रहे हैं, पाउडर लगा रहे हैं स्किन के ऊपर, तो वो होता है इंसफलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर अपन बात करें नेक्स्ट, चेस्ट की बात करें तो बच्चे का जो चेस्ट होता है वो सर्कुलर अपीयरेंस होता है, ठीक है। चेस्ट बिल्कुल गोलाकार होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर लंबाई जितनी होती है उतनी की उतनी लंबाई जो है साइड टू साइड होती है। आगे छाती से लेकर पीछे तक जो है बैक तक लंबाई जितनी होती है उतनी साइड से लेकर साइड तक होती है। इसका मतलब बच्चे की जो चेस्ट है बिल्कुल सर्कुलर होती है, ठीक है। और कई बार कुछ मिल्की सिक्रीशंस होता है, ठीक है, विच जिसको बोलते हैं विच मिल्क। विच मिल्क इज कॉमन ड्यू टू विड्रॉल ऑफ मैटरनल हार्मोन।
मदर के हार्मोन्स जो हैं, क्योंकि बेबी जब वूम में था, यूट्रस के अंदर था, तो उस समय जो है मदर्स के कुछ हार्मोन्स थे, उनके कारण जो है बेबी के अंदर मिल्क फॉर्मेशन हो सकता है। और वो जो मिल्क होता है, उस मिल्क को बोलते हैं विच मिल्क, डायन का मिल्क। ठीक है। फीमेल बेबी अप टू 1 वीक, 1 सप्ताह तक फीमेल बच्ची के अंदर वेजाइनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। न्यूबॉर्न बेबी जो होती है 1 वीक तक उसके अंदर वेजाइनल ब्लीडिंग होती है। अप टू 1 वीक इज नॉर्मल, 1 वीक तक जो है उसको वेजाइनल ब्लीडिंग बच्ची के अंदर नॉर्मल है। और उसको स्यूडो मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, ये स्यूडो मेंस्ट्रुएशन, विच मिल्क एंड स्यूडो मेंस्ट्रुएशन। अब उधर बात करते हैं अपन कि क्लेविकल बोन का असेसमेंट किया जाता है। ठीक है। क्लेविकल बोन जो है कई बार इसका फ्रैक्चर हो जाता है, कि इसके अंदर कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, क्लेविकल बोन का फ्रैक्चर नहीं है, उसको चेक करने के लिए क्लेविकल बोन चेक किया जाता है। और एक मात्र ऐसी बोन होती है जो ट्रांसवर्स रहती है। देखिए, पूरे शरीर के अंदर जितनी भी हड्डियां जो है ना अपने बॉडी के अंदर, वो सारी की सारी हड्डियां जो है वो ऐसे खड़ी रहती है, इस तरीके से सारी हड्डियां इस तरीके से है, ठीक है ना लेकिन ये क्लेविकल बोन यहाँ पर जो एकमात्र ऐसी बोन जो है वो आड़ी है ना, अनुप्रस्थ है। बाकी सब अनुदैर्ध्य है, ये अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स बोन है। एकमात्र ट्रांसवर्स बोन बॉडी की कौन सी है? क्लेविकल बोन इज द ओनली बोन ऑफ बॉडी विच इज इन ट्रांसवर्स लाइन। ब्रेस्ट नोड्यूल्स जो है उनकी मोटाई जो है 5 मिलीमीटर होती है। हेड टू फुट असेसमेंट अपन कर रहे हैं, तो सबसे पहले हेड देखेंगे, आंखें देखेंगे, ठीक है, चेस्ट चेक करेंगे। उसके बाद में स्किन की बात करें, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम की बात करें, बच्चे के इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम मतलब स्किन की बात करें, तो बच्चे की स्किन के ऊपर वर्निक्स कैसियोसा पाया जाता है। वर्निक्स कैसियोसा क्या होता है कि स्किन के ऊपर पाए जाने वाली एक पतली सी, बच्चा जब जन्म लेता है ना, बच्चा जन्म लेता है तो उसकी चमड़ी के ऊपर एक पतली सी लेयर पाई जाती है, पतली सी एक लेयर पाई जाती है सफेद व्हाइट व्हाइट कलर की। उसको अपन बोलते हैं वर्निक्स कैसियोसा। वर्निक्स कैसियोसा प्रेजेंट होती है बच्चा जब जन्म लेता है तब। तो वर्निक्स कैसियोसा जो है वो प्रीटर्म बेबी के अंदर वर्निक्स कैसियोसा जो है वो कम होती है, जबकि पोस्ट टर्म बेबी के अंदर वर्निक्स कैसियोसा ज्यादा होती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, यदि बच्चा पोस्ट टर्म है तो वर्निक्स कैसियोसा के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? वर्निक्स कैसियोसा बच्चे की ज्यादा होगी। देखो, वर्निक्स कैसियोसा मेनली होता क्या है कि बच्चा जो है मदर के पेट में जब है, उस समय बच्चा को जो पसीना आ रहा है, बॉडी से जो सिक्रीशंस निकल रहे हैं, तो बच्चे की चमड़ी के ऊपर ही जम रहे हैं। जब बच्चा है ये, ठीक है ना, तो उस बच्चे की चमड़ी के ऊपर ही कुछ जम रहे हैं, उसका पसीना जम रहा है। तो देखो, अपन सीधी बात है कि भाई पोस्ट टर्म है, इसका मतलब क्या हुआ? उसको ज्यादा दिन तक अंदर रहना पड़ा, ज्यादा दिन तक अंदर रहना पड़ा, तो पसीने की परत और मोटी हो जाएगी। पसीने की परत मोटी हो जाएगी, कब होगी? पोस्ट टर्म में। मतलब 42 वीक के बाद यदि डिलीवरी हो रही है तो वर्निक्स कैसियोसा ज्यादा मोटी होगी। और यदि बच्चे का जन्म 37 वीक से पहले हो रहा है, बिफोर 37 वीक हो रहा है, तो उसको कहेंगे अपन प्री टर्म बेबी। और प्री टर्म बेबी जो है उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है? वर्निक्स कैसियोसा जो है उसकी मोटाई जो है वो कम हो रही है। प्रीटर्म बेबी के अंदर वर्निक्स कैसियोसा जो है वो कम हो रहा है। तो वर्निक्स कैसियोसा जो है वो क्या है? सिबेशियस ग्लैंड्स और डेड एपिथेलियल सेल्स जो है उनकी एक लेयर जो बॉडी के ऊपर बन जाती है, वही वर्निक्स कैसियोसा होता है। और अपन बात करें लेनुगो। लेनुगो, देखो लेनुगो क्या होते हैं कि बच्चे के स्किन के ऊपर फाइन हेयर्स होते हैं, जो छोटे बच्चे के स्किन के ऊपर जो बाल पाए जाते हैं उनको अपन बोलते हैं लेनुगो। बच्चे के स्किन के ऊपर जो बाल पाए जा रहे हैं उनको अपन लेनुगो कह रहे हैं, ये लेनुगो। तो देखो, यदि प्री टर्म बच्चा होगा तो उसके अंदर लेनुगो के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और पोस्ट टर्म बच्चा होगा तो उसके अंदर लेनुगो के अंदर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो, वर्निक्स कैसियोसा में क्या था? बच्चा ज्यादा लेट जन्म ले रहा है, इसके मतलब उसके अंदर जो है पसीना ज्यादा इकट्ठा हो रहा है, और वर्निक्स कैसियोसा की मोटाई ज्यादा हो जाएगी। लेकिन बाल जो है वो बच्चे के, यदि प्री टर्म बच्चा है तो उसके अंदर वो लेनुगो की मात्रा ज्यादा रहती है, और पोस्टम बच्चे के अंदर लेनुगो जो है वो एब्सेंट रहते हैं या बहुत कम मात्रा में होते हैं। तो वर्निक्स कैसियोसा और ये लेनुगो जो है एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है। तो एग्जाम में इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोस्ट टर्म बेबी के अंदर वर्निक्स कैश पोस्ट टर्म बेबी के अंदर वर्निक्स कैसियोसा क्या होगा? ज्यादा होगा। और लेनुगो क्या होंगे? पोस्ट टर्म बेबी के अंदर लेनुगो जो है वो एब्सेंट या बिल्कुल कम मात्रा में होंगे। ठीक है। अब आगे अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर कि एक्रोसाइनोसिस। एक्रोसाइनोसिस या इसको अपन बोलते हैं पेरिफेरल साइनोसिस।
बच्चे के अंदर क्या होता है कि हाथों के अंदर या पाँव के अंदर, हाथों पाँव की अंगुलियों के अंदर जो है क्या हो रहा है कि वो नीले नीले कलर की होती है, ब्लू कलर की होती है। हाथों पाँव की अंगुलियां जो है वो नीले कलर की हो रही है, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो रहा है। ब्लूइश डिस्कलरेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि हाथों और पाँव बिल्कुल ठंडे होते हैं बच्चे के। मान लो ठंड ठंड के कारण जो है हाथ पाँव ठंडे हो जाते हैं, और जब ठंडे हो जाते हैं तो क्या होता है कि ब्लड वेसल्स जो है वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, ब्लड वेसल्स पतली हो जाती है। पतली ब्लड वेसल्स होगी तो क्या होगा, ब्लड की सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा कि पेरिफेरल ब्लड वेसल्स जो हैं उनके अंदर जो जहां जहां पतली पतली ब्लड वेसल्स जो ब्लड लेके जा रही है, वो ब्लड अच्छे से नहीं लेके जा पाएगी, और ब्लड नहीं ले जा पाएगी तो क्या हो जाएगा, वहां पर ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगा। उसको अपन बोलते हैं साइनोसिस, नीला पड़ जाएगा। उस कंडीशन को अपन बोलते हैं साइनोसिस। ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कि इनसेंसिबल लॉस ऑफ वाटर। वाटर का इनसेंसिबल लॉस कैसे होता है? देखो यहाँ पर एक्स्ट्रा टॉपिक, इनसेंसिबल लॉस ऑफ वाटर मतलब लंग्स के थ्रू, मतलब अपन सांस ले रहे हैं तो सांस के थ्रू भी पानी बाहर निकल रहा है, स्किन के थ्रू भी पानी बाहर निकल रहा है, लेट्रिन के साथ भी पानी बाहर निकल रहा है। तो इनसेंसिबल वाटर लॉस ये थोड़ा ये होता है। और कितना होता है इनसेंसिबल वाटर लॉस? 800 ml के आसपास, 800 से 800 ml के आसपास इनसेंसिबल वाटर लॉस हो रहा है। तो देखो सेंसिबल वाटर लॉस क्या हो रहा है, किडनी के द्वारा जो यूरिन आउटपुट हो रहा है उसको अपन बोल रहे हैं सेंसिबल वाटर लॉस। स्किन जो है उस पर क्या हो रहा है कि स्किन जो है वो टेम्परेचर का लॉस करती है। तो कंडक्शन के द्वारा, कन्वेक्शन के द्वारा, एवोपोरेशन के द्वारा और रेडिएशन के द्वारा जो है वो टेम्परेचर जो है वो स्किन का लॉस हो सकता है। तो रेडिएशन के द्वारा मैक्सिमम जो है वो टेम्परेचर लॉस होता है। अब बात करते हैं कि स्किन के ऊपर कुछ और चेंजेस आते हैं, तो उनकी अपन बात कर रहे हैं कि जो बच्चा होता है उसके बर्थ मार्क्स होते हैं, जन्म के बाद बच्चे की स्किन के ऊपर कुछ मार्क्स पाए जाते हैं, उनको अपन बोलते हैं बर्थ मार्क्स। और बर्थ मार्क्स जो है सबसे पहला स्टोर्क बाइट। देखो स्टोर्क का मतलब होता है सारस, बाइट का मतलब काटना। सारस की ऐसी लंबी चोंच होती है ना, ऐसी लंबी चोंच, सारस यदि किसी स्किन पे काट ले तो कैसा निशान बन जाता है, उसको बोलते हैं अपन स्टोर्क बाइट। स्टोर्क बाइट, ठीक है ना। स्टोर्क बाइट जो होता है क्या होता है कि उसी तरीके के बच्चे की स्किन के ऊपर कुछ निशान पाए जाते हैं। ये निशान जो है पिंक कलर के या रेड कलर के हो सकते हैं, पिंक या रेड कलर के निशान होते हैं, धब्बे होते हैं। और पिंक रेड कलर के जब जो नॉर्मल धब्बे होते हैं करीब 2 साल बाद अपने आप ही बॉडी की, बच्चे की स्किन से जो है वो गायब हो जाते हैं। बच्चे की स्किन से 2 साल बाद गायब हो जाएंगे। आफ्टर 2 years ऑटोमेटिकली जो है वो सबसाइड हो जाते हैं। ठीक है। स्पेशली ये कहाँ पर पाए जाते हैं, फोरहेड पर, ऑक्सीपिट पर और आईब्रोज के ऊपर पाए जाते हैं। और होते किस लिए, ड्यू टू डायलेशन ऑफ स्मॉल कैपिलरीज, स्मॉल कैपिलरीज के डायलेशन के कारण। तो स्टोर्क बाइट मतलब पिंक रेड कलर के स्किन के ऊपर जो धब्बे पाए जाते हैं उसको अपन स्टोर्क बाइट बोलते हैं। और ये क्या होते हैं, बर्थ मार्क्स होते हैं स्किन के ऊपर। इसी तरीके से मंगोलियन स्पॉट पाए जाते हैं। ये कैसे होते हैं, भूरे कलर के या काले कलर के स्पॉट पाए जाते हैं चमड़ी के ऊपर, उनको मंगोलियन स्पॉट्स कहा जाता है। और ये मंगोलियन स्पोर्ट्स जो हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, लंबो सेक्रल रीजन पर। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है कई बार कि मंगोलियन स्पोर्ट बच्चों के कौन से रीजन में पाए जाते हैं, तो लंबार सेक्रल रीजन में, मतलब पीठ के पीछे, पीछे वाली साइड में, पीठ के ऊपर जो है वो पाए जा रहे हैं मंगोलियन स्पोर्ट। इनको बोलते हैं अपन लंबो सेक्रल रीजन के अंदर पाए जा रहे हैं। और ये कैसे होते हैं, ब्लूज कलर के या ब्लैक कलर के होते हैं मंगोलियन स्पोर्ट। और ये क्या करते हैं कि आफ्टर 1 year, 1 year से लेकर 2 year के बीच में ऑटोमेटिकली जो है वो सबसाइड हो जाते हैं बिना किसी ट्रीटमेंट के। बिना किसी ट्रीटमेंट के अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो स्ट्रोक बाइट, मंगोलियन स्पॉट। और क्या होता है, मिलिया। मिलिया क्या होते हैं कि छोटे छोटे व्हाइट कलर के दाने होते हैं, सफेद व्हाइट प्लग होते हैं, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, उनको अपन मिलिया बोलते हैं। ये स्वेट ग्लैंड का, पसीना ग्रंथियों का सिक्रेशन होता है, और 2 से 4 सप्ताह बाद, लगभग 1 महीने बाद जो है वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट साइन आता है, मतलब एक स्किन के ऊपर चेंजेस होते हैं, उसको बोलते हैं हर्लेक्विन साइन। ये हर्लेक्विन साइन का भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है हर्लेक्विन साइन। ये नॉर्मल भी हो सकता है और एबनॉर्मल भी हो सकता है। क्या होता है कि बच्चा जो, जैसे कि मान लो ये बेबी का ट्रंक है, ठीक है ना, ये ऊपर हेड है, बच्चे का हेड है, नीचे ट्रंक है, ठीक है, नीचे पाँव है। तो धड़ जो बच्चे की है, आधी धड़, राइट साइड वाली धड़ और लेफ्ट साइड वाली धड़, देखिए ना, वन साइड ऑफ द बेबी इज मोर पिंक या रेड इन कंपेयर टू अदर साइड, मतलब एक साइड वाला ज्यादा गुलाबी कलर का होगा बजाय कि दूसरे साइड वाले में। तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं हर्लेक्विन साइन। ठीक है। ये नॉर्मल कब है और एबनॉर्मल कब है, यदि 2 सप्ताह बाद हार्लेक्विन साइन मिट जाए तो ये नॉर्मल है। और एबनॉर्मल कब है, इन केस ऑफ सेप्टिसीमिया,
कार्डियक प्रॉब्लम में भी प्रेजेंट, सेप्टिसीमिया हो सकता है, कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती है, और उसके कारण भी हार्लेक्विन साइन पाया जा सकता है। बात करें अम्बिलिकल कॉर्ड की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अम्बिलिकल कॉर्ड, नॉर्मल लंबाई अम्बिलिकल कॉर्ड कितनी है? 45 सेंटीमीटर, 45 से 50 सेंटीमीटर होती है। यदि अम्बिलिकल कॉर्ड की लंबाई 100 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है तो उसको बोलते हैं लॉन्ग कॉर्ड, और 20 सेंटीमीटर से कम होती है तो उसको अपन बोलते हैं शॉर्ट कॉर्ड। ठीक है, तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड लॉन्ग कॉर्ड या शॉर्ट कॉर्ड। आगे अपन बात करें कि जो कटिंग की है, अम्बिलिकल कॉर्ड को करीब 2 से 3 सेंटीमीटर 2 से 3 मिनट बाद में काटते हैं और 5 सेंटीमीटर दूरी से काटते हैं। ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि बच्चे को जो है 80 से 100 ml एक्स्ट्रा ब्लड मिल सके, बच्चे को जो है ये एक्स्ट्रा ब्लड मिल सके। ठीक है, इसलिए जो है अम्बिलिकल कॉर्ड को थोड़ी देर बाद में काटते हैं और थोड़ा दूर से काटते हैं। नॉर्मली अम्बिलिकल वेन के अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है, उस अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर 2 वेन होती है, यानी एक वेन होती है और 2 आर्टरीज होती हैं। देखो ये यहाँ पर क्या होता है, ये प्लेसेंटा है और ये क्या है, इधर बेबी है। ठीक है, प्लेसेंटा और ये बेबी। इस प्लेसेंटा से बेबी को ब्लड ले जाने के लिए, यहाँ से इधर इस साइड में ब्लड ले जाने के लिए एक वेन होती है। वेन जो है यहाँ पर प्योर ब्लड लेके जाती है बच्चे को। ठीक है, और इम्प्योर ब्लड वापस ले जाने के लिए यहाँ पर 2 आर्टरीज होती है, आर्टरी के अंदर इम्प्योर ब्लड होता है, तो 2 आर्टरीज होती है और एक वेन होती है। ठीक है, और बच्चा जब मदर के वोम में होता है उस समय 3 से 4 महीने बाद जो है वो 2 आर्टरी में से एक आर्टरी जो है वो सूख जाती है और एक आर्टरी पीछे बच जाती है। तो लेफ्ट इज लेफ्ट, लेफ्ट साइड वाली जो होती है वो रह जाती है और राइट साइड वाली जो है वो डिसअपियर हो जाती है। बेबी कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजियोलॉजिकल एनीमिया। ठीक है, यदि 80 से 100 ml ब्लड एक्स्ट्रा मिलेगा तो बच्चे को एनीमिया से बचाया जा सकेगा। ये अपन ने कल भी पढ़ा था कि 5C क्या होते हैं, व्हाट आर द 5C। 5C में क्या होता है कि एक तो, हाँ, जब भी डिलीवरी करवा रहे हैं उस समय हैंड्स क्लीन होने चाहिए, हैंड्स क्लीन होने चाहिए, क्लीन हैंड्स होने चाहिए। ठीक है, और साथ साथ में जिस सरफेस पे अपन डिलीवरी करवा रहे हैं वो भी बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। उसके बाद अपन बात करें कि अम्बिलिकल कोड जो है, जिस अम्बिलिकल कोड को अपन काट रहे हैं, अम्बिलिकल कोड को काटने के लिए जो ब्लेड होती है वो बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। अम्बिलिकल कोड को बांधने के लिए जो धागा होता है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, और जिस कपड़े पे पेशेंट को, बच्चे को ले रहे हैं वो पर वो क्लीन होना चाहिए, और जो नर्स बच्चे को जो ले रही है वो हाथ बिल्कुल क्लीन होने चाहिए। ठीक है, तो ये 5C टेक्निक होती है। एग्जाम में इसके बारे में भी पूछा गया है, 5C कौन कौन से हैं। तो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए 5C यूज लिए जाते हैं। देखो, न्यूबॉर्न बच्चे की डेथ का सबसे मेन कारण क्या है? न्यूबॉर्न बच्चा जो है उसकी डेथ हो रही है तो उसका मेन कारण है सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया, न्यूबॉर्न बेबी की डेथ का मेन कारण है सेप्टिसीमिया, मतलब बच्चे को इन्फेक्शन हो जाता है, उस कारण बच्चे की डेथ हो जाती है। जबकि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मदर की डेथ का सबसे कारण क्या है? हेमरेज। ठीक है ना, पोस्टमार्टम हेमरेज जो है वो मदर की डेथ का मेन कॉज है। अब क्या है कि अम्बिलिकल कॉर्ड को काटने के बाद पीछे जो छोटी 5 सेंटीमीटर से दूर से काटा है अम्बिलिकल कॉर्ड को, तो पीछे जो पोर्शन अम्बिलिकल कॉर्ड का बेबी से जो अटैच्ड रह जाता है उसको अपन बोलते हैं स्टंप, उसको अपन बोलते हैं स्टंप। तो ये जो स्टंप होता है उसको स्प्रिट जो होता है उससे साफ करना चाहिए। ठीक है, स्टंप को स्प्रिट से साफ करना चाहिए, नॉर्मल सलाइन से साफ नहीं करते, पानी से साफ नहीं करना है इसको, क्योंकि पानी से या नॉर्मल सलाइन से साफ करेंगे तो वो क्या है कि गीला रह जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि वो स्टंप सूखा हुआ रहना चाहिए, सूखा रहने के लिए उसको क्या करते हैं, अल्कोहल से क्लीन किया जाना चाहिए, अल्कोहल से। और अल्कोहल किस में होता है? स्प्रिट में, स्प्रिट में अल्कोहल होता है। इसका मतलब जो है अम्बिलिकल कॉर्ड का पीछे वाला जो कटा हुआ पोर्शन स्प्रिट स्टंप होता है उसको क्या करना चाहिए? अल्कोहल से क्लीन करना चाहिए। देखो, यदि बच्चा प्री टर्म है तो इमीडिएटली अम्बिलिकल कॉर्ड को काट देते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चा जो छोटा है और उसको यदि एक्स्ट्रा ब्लड मिल गया तो कार्डियक जो है ओवरलोड हो जाएगा। RH इनकॉम्पिटिबिलिटी जब भी होती है तो अम्बिलिकल कॉर्ड को तुरंत काटना होता है, और यदि मदर को एड्स है तो भी अम्बिलिकल कॉर्ड को तुरंत काटते हैं। तो ये 3 कंडीशंस जो होती है उनमें अम्बिलिकल कॉर्ड को तुरंत काट दिया जाना चाहिए। अम्बिलिकल कॉर्ड शुड बी कट डाउन इमीडिएटली, जो है अम्बिलिकल कॉर्ड को काट देना चाहिए। इन कंडीशंस में अम्बिलिकल कॉर्ड को जो है वो तुरंत काट देना चाहिए। देखें, अपन आगे बढ़ रहे हैं।
कि इन मल्टीपल प्रेगनेंसी जो है, मल्टीपल प्रेगनेंसी मतलब यदि दो ट्विंस ट्विंस प्रेगनेंसी है, ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है, तो उस समय क्या अम्बिलिकल कॉर्ड जो है उसकी लंबाई ज्यादा छोड़ी जाती है, करीब 8 सेंटीमीटर जो है वो दूरी से काटना चाहिए। 1 वीक के बाद में जो स्टंप जो है वो सूख जाता है और गिर जाता है। ठीक है। और यहाँ पर अपन बात करें कि क्लीन कोड कटिंग, अम्बिलिकल कोड को जो है वो क्लीन रखना है, और 4 टाइम्स ए डे, एक दिन में 4 बार स्प्रिट से जो है वो अम्बिलिकल कोड को साफ करना चाहिए। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ जैसे कि स्किन को क्लीन करने के लिए क्या करते हैं, यदि उसको ड्राई रखना है, ड्राई सूखा रखना है तो स्प्रिट से साफ करना चाहिए। यदि मॉइस्ट रखना है, किसी स्किन को यहाँ गीला रखना है, तो उसको नॉर्मल सलाइन या NaCl नॉर्मल सलाइन से साफ करना चाहिए। जैसे कि स्पाइना बाइफिडा वाली डिजीज कंडीशन जो होती है, उसके अंदर क्या करते हैं कि पेशेंट को एक तो प्रोन पोजीशन देके उल्टा लिटा के रखते हैं, और दूसरा स्किन जो है उसको नॉर्मल सलाइन से साफ करते हैं। तो जहाँ स्किन को गीला रखना है वहां पे नॉर्मल सलाइन से साफ करना चाहिए, जहाँ स्किन को सुखाना है वहां स्प्रिट या एल्कोहल से साफ करना चाहिए। एनएस की बात करें तो बच्चा जो है जन्म के बाद 24 घंटे के अंदर, फर्स्ट विद इन 24 आवर्स जो है वो बच्चा लेटरिन पास करता है, स्टूल पास करता है। और फर्स्ट स्टूल जो बच्चा पास करता है उसको अपन बोलते हैं मेकोनियम। ठीक है। अफीम जैसा कलर होता है, मेकोनियम ग्रीनिश कलर होता है। ठीक है ना। इसी कारण यदि बच्चा जो है एम बच्चे की डिलीवरी होने से पहले ही बच्चा यदि मेकोनियम पास कर देता है, तो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर ये जो है मेकोनियम घुल जाता है। और एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर मेकोनियम घुल जाएगा तो क्या होगा कि एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर जो है इसका कलर आ जाएगा, किसका, मेकोनियम का कलर आ जाएगा एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर। और मेकोनियम का कलर कैसा होता है, ग्रीनिश कलर, ग्रीनिश कलर का होता है। तो ये ग्रीनिश कलर जो है वो मेको किसके अंदर आ जाएगा, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर। यदि एमनियोटिक फ्लूइड का कलर ग्रीनिश है, इसका मतलब बच्चे ने मेकोनियम पास कर दिया है, और बच्चे को क्या है, फीटल डिस्ट्रेस है, मतलब उसको ऑक्सीजन सप्लाई जो है अच्छे से नहीं हो रही है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एमनियोटिक कलर के बारे में, एमनियोटिक फ्लूइड के कलर के बारे में। ठीक है। तो 1 से 2 घंटे में बच्चे का जन्म लेता है, उसके बाद 1 से 2 घंटे के अंदर पेरिस्टालसिस मूवमेंट, पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होता है कि बच्चे की इंटेस्टाइन, आंतें जो होती है उनके अंदर जो मूवमेंट होता है, आंतें मूवमेंट करने लग जाती है, उसको अपन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। और जन्म के बाद 1 से 2 घंटे के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं यूरिन की। यूरिन यूरिन जो है फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर जो है वो बच्चा जनरली यूरिन पास आउट कर देता है। अमाउंट कितना होता है, 24 घंटे के अंदर 60 ml यूरिन पास आउट करता है। और एक दिन में बच्चा करीब 20 बार, न्यूबॉर्न बेबी जो है एक दिन में 20 टाइम्स यूरिन पास आउट करता है। एक दिन में 20 टाइम्स यूरिन पास आउट करता है न्यूबॉर्न बेबीज। और लेट्रिन जो है वो एक दिन में करीब 4 बार जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं कि फर्स्ट वीक, जन्म के बाद फर्स्ट वीक में जो है बच्चे का वजन कम होता है, कितना, 10 से 15%। ठीक है। ड्यू टू इमेच्योर किडनीज इमेच्योर नहीं होती है, क्योंकि किडनीज इमेच्योर नहीं होगी तो यूरिन का कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगी, और यूरिन कंसंट्रेट नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, फ्लूइड लॉस हो जाएगा। फ्लूइड लॉस बॉडी से ज्यादा हो जाएगा, बच्चे को डिहाइड्रेशन होगा, और बच्चे का वजन जो है वो कम हो जाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट वीक के अंदर बच्चे का वजन कितना कम होता है इमेच्योर किडनी के कारण, 10 से 15% कम होता है। फर्स्ट वीक में बच्चे का वजन कम क्यों हो रहा है, क्योंकि किडनी जो है वो इमेच्योर है। ठीक है। अपन बात करें हिपेटिक सिस्टम की असेसमेंट की। हिपेटिक सिस्टम मतलब लीवर जो है उसका असेसमेंट की बात करें तो बच्चे को जन्म के तुरंत बाद जो है लीवर उसका तुरंत फंक्शनल नहीं होता है। इसलिए क्या करते हैं कि बच्चे को विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है। ये विटामिन के का इंजेक्शन क्यों लगाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि बच्चा जन्म लेता है तो उस समय जो है उसके अंदर लीवर फंक्शनल नहीं होता है, तो क्लोटिंग फैक्टर, ब्लड को क्लोटिंग करवाने के लिए क्लोटिंग फैक्टर नहीं होते। ब्लड को क्लोट करवाने के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है, इसलिए बच्चे को विटामिन के दिया जाता है। और विटामिन के की मात्रा जो कितनी दी जाती है, 0.5 से लेकर 1 मिलीग्राम तक, आधा से लेकर 1 मिलीग्राम तक जो है वो विटामिन के दिया जाता है बच्चे को।
और बच्चे को विटामिन के देते कहाँ पर है? इंट्रामस्कुलर मसल्स में दिया जाता है। और बच्चे को कौन सी मसल्स में दिया जाता है? वेस्टस लैटरलिस मसल। बच्चे के थाई जो होते हैं, थाइस की जो मसल होती है, थाई मसल, उसके ऊपर जो इंजेक्शन दिया जाता है बच्चे को, वो वेस्टस लैटरलिस मसल पे बच्चे को इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद अपन बात करें विटामिन के। विटामिन के क्या करता है कि इसको अपन, एक दूसरा नाम है विटामिन के का, इसका नाम है फाइलोक्विनोन। विटामिन के का दूसरा नाम है फाइलोक्विनोन। और ये क्लोटिंग फैक्टर नंबर 2, 7, 9 और 10, ये सारे क्लोटिंग फैक्टर बनाने में हेल्प करता है विटामिन के। ठीक है। इसको कोएगुलेशन विटामिन भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्लोटिंग में हेल्प करता है, इसलिए विटामिन के को कोएगुलेशन विटामिन भी कहते हैं। विटामिन के का एंटीडोट होता है वारफेरिन। विटामिन के का एंटीडोट है वारफेरिन। एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, विटामिन के का एंटीडोट क्या है? वारफेरिन। वारफेरिन याद रखना, भूल मत जाना। विटामिन के क्या होता है कि कई बार ज्यादा मात्रा में देते हैं और जो है विटामिन के ज्यादा दे देंगे तो क्लोटिंग फैक्टर ज्यादा बन जाएंगे, और क्लोटिंग ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। तो उस क्लोटिंग को प्रिवेंट करने के लिए वारफेरिन वापस से इंजेक्शन दिया जाता है। तो एग्जाम में याद रखने वाली बात है कि विटामिन के का एंटीडोट कौन सा है? वारफेरिन। कल अपन ने और पढ़ा था मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4 का एंटीडोट क्या है? कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है वो मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट होता है। इस तरीके से जो एंटीडोट होते हैं उनमें से भी एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो अपने को एंटीडोट्स के बारे में जो है वो याद रखना भी जरूरी होता है। ठीक है। उसके बाद अपन बात कर रहे हैं कि ये जो है अपना विटामिन के जो है वो नॉर्मली क्या बनता है? सिंथेसाइज्ड इन इंटेस्टाइन बाय नॉर्मल फ्लोरा ऑफ इंटेस्टाइन। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर विटामिन के पाया जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियां जो होती है उनके अंदर भी विटामिन के पाया जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन ए भी पाया जाता है और विटामिन B9 भी पाया जाता है। विटामिन B9 जो है उसको अपन फोलिक एसिड भी बोलते हैं। तो फोलिक एसिड जो है वो हरी पत्तेदार सब्जियों के अंदर पाया जाता है। विटामिन के यदि कम होगा, विटामिन के कम होगा तो क्या होगा कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है वो कम हो जाएगा। प्रोथ्रोम्बिन टाइम का मतलब होता है क्लोटिंग होने के लिए जो टाइम लग रहा है उसको प्रोथ्रोम्बिन टाइम बोलते हैं। और ये प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है मतलब बढ़ जाएगा, मतलब क्लोटिंग कम हो जाएगी। प्रोथ्रोम्बिन टाइम मतलब क्लोटिंग पहले क्या हो रहा था, मान लो 10 सेकंड में क्लोट हो रहा था, अब प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ जाएगा और 20 सेकंड में ब्लड क्लोट हो रहा है। तो विटामिन के की कमी से ब्लड देरी से क्लोट हो रहा है। नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है वो 9 से 11 सेकंड होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम कितना है? 9 टू 11 सेकंड होता है। 9 टू 11 सेकंड एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना। नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम 9 टू 11 सेकंड, 9 टू 11 सेकंड होता है। ठीक है। अब अपन बात करें एपीटीटी, एक्टिवेटेड पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बिन टाइम जो होता है वो 20 से 36 सेकंड होता है, ये भी याद रख लेना। इन बेबीज, नॉर्मल बेबीज के अंदर जो है वो लीवर इमेच्योर होता है और नॉर्मल इंटेस्टाइनल फ्लोरा भी एब्सेंट होते हैं, इसलिए जो है बच्चे को प्रोफाइलेक्सिस के रूप में विटामिन के का जो है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया जाता है। आधा से लेकर 1 ml तक इंजेक्शन दिया जाता है। देखो बच्चे का आप बात कर रहे हैं कि क्या होता है कि लीवर जो है वो काम नहीं कर रहा है, और बच्चे को जो है कई बार क्या होता है कि जॉइंडिस हो जाता है। बेबी को क्या होता है? जॉइंडिस मतलब पीलिया हो जाता है, पीलिया हो जाता है बच्चे को। पीलिया दो तरह का होता है बच्चे को, जो पीलिया हो रहा है वो दो तरह का पीलिया हो सकता है बच्चे को। ठीक है ना। एक तो होता है फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस और दूसरा होता है पैथोलॉजिकल जॉइंडिस। ठीक है। देखो जो टर्म बेबीज होते हैं ना, टर्म बेबीज मतलब जिन बच्चों का जन्म जो है वो 37 वीक से लेकर 42 वीक के बीच में हुआ है, टर्म बेबीज के अंदर 60% चांसेस होते हैं जॉइंडिस होने के। ठीक है, फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस होने के। और 80% जो है वो प्री टर्म बेबी, मतलब 37 वीक से पहले यदि किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो उनमें 80% बच्चों के अंदर फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस हो सकता है। जॉन्डिस जब भी होता है मतलब पीलिया होता है तो क्या होता है? चमड़ी होती है, स्क्लेरा, मसल्स की जो म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है, और नाखून जो है वो पीले पड़ जाते हैं, येलो डिस्कलरेशन हो जाता है। किसके कारण? बिलीरुबिन के कारण। आरबीसी जो है उसके डिस्ट्रक्शन के कारण जो है ब्लड के अंदर क्या होता है, आरबीसी नष्ट होने लगती है। आरबीसी नष्ट होने के कारण जो है वो बिलीरुबिन इकट्ठा हो जाता है ब्लड के अंदर, और बिलीरुबिन ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, उसी कंडीशन को अपन कहते हैं जॉइंडिस। उस कंडीशन को अपन कहते हैं जॉइंडिस। तो जॉइंडिस जो है वो बच्चों के अंदर दो तरह का हो सकता है। एक जॉइंडिस जो है वो नॉर्मल होता है और फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस बोलते हैं उसको। ठीक है ना। ये आसानी से ठीक हो जाता है, किसी बीमारी की वजह से नहीं, ऐसे ही जन्म के बाद जो है जो नॉर्मली ऐसे जॉन्डिस हो जाता है बच्चों को, उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस।
जबकि पैथोलॉजिकल जॉन्डिस जो है वो बच्चों के अंदर किसी बीमारी की वजह से हो रहा है। तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो है वो, उसमें बिलिरुबिन लेवल जो है, ब्लड के अंदर बिलिरुबिन लेवल जो है वो 5 से 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। जबकि पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है उसके अंदर, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के अंदर जो है वो बिलिरुबिन लेवल 12 से ज्यादा हो जाता है, 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में 12 से लेकर 15 के आसपास जो है वो बिलिरुबिन लेवल हो सकता है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के अंदर। जबकि फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस नॉर्मली यदि टर्म बेबी है तो 5 से लेकर 12 के बीच में, 5 से लेकर 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में जो ये बिलिरुबिन का लेवल होता है। याद रखना है बिलिरुबिन का लेवल एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट होता है बिलिरुबिन का लेवल। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें कि बिलिरुबिन यदि प्री टर्म बच्चा है, बच्चा का जन्म जो पहले हो गया है, मतलब 37 वीक से पहले हो गया, तो उसके अंदर फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में भी जो है 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में 15 से ज्यादा जो है वो बिलिरुबिन हो सकता है। अब बात करें कि यदि टर्म बेबी जो होता है उसके अंदर देखो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो होगा वो कितने टाइम बाद दिखाई देगा और पैथोलॉजिकल जॉन्डिस जो है वो कब दिखाई देगा। देखो पैथोलॉजिकल यदि किसी बीमारी की वजह से बच्चे के अंदर जो है यदि जॉन्डिस हुआ है तो 24 घंटे के अंदर अंदर जो है बच्चे की स्किन वगैरह सारे नाखून पीले पड़ जाएंगे, म्यूकस मेम्ब्रेन्स पीली पड़ जाएगी, ठीक है ना। और यदि फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हुआ है, मतलब नॉर्मल वाला जॉन्डिस जो हुआ है, तो उसके अंदर जो है वो 24 घंटे बाद आफ्टर 24 आवर जो है वो स्किन जो है उसका डिस्कलरेशन होगा। आफ्टर 24 आवर जो है वो स्किन का डिस्कलरेशन होगा, ठीक है। और वापस ठीक कब हो जाएगा, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो है वो तो 1 सप्ताह बाद अपने आप ठीक हो जाएगा, और पैथोलॉजिकल जॉन्डिस जो है उसमें क्या करना पड़ेगा, बच्चे को ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, इलाज देंगे तब जो है वो ठीक हो पाएगा। और इलाज दो तरह का होता है, एक तो होता है फोटोथेरेपी और एक होता है एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इनके बारे में आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो दो तरह का ट्रीटमेंट दिया जा सकता है बच्चे को जॉन्डिस को ठीक करने के लिए। एक तो फिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो है वो तो अपने आप ठीक हो रहा है, जबकि पैथोलॉजिकल जॉन्डिस जो है उसमें इलाज देना पड़ रहा है। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस जो हो रहा है उसके अंदर बच्चे के स्किन का डिस्कलरेशन कब हो रहा है, विद इन 24 आवर हो रहा है, जबकि फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो है उसके अंदर बच्चे के स्किन का डिस्कलरेशन, येलो डिस्कलरेशन जो है वो आफ्टर 24 आवर हो रहा है, ठीक है। अब बात करें कि लीवर जो है इसका कारण क्या है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हो रहा है उसका कारण क्या है कि बच्चे का लीवर काम नहीं कर रहा है और बाद में लीवर काम करने लग जाता है, तो ठीक है साहब, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है एबनॉर्मलिटी हो रही है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में, और यहाँ पर जो है बिलिरुबिन का लेवल कुछ ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। देखो क्या होता है कि आरबीसी जब नष्ट होती है ना तो ये बिलिरुबिन बनता है। आरबी ये हीमोग्लोबिन जो होता है अपने ब्लड के अंदर, तो उसके अंदर दो भाग होते हैं, एक तो होता है हीम और दूसरा होता है ग्लोबिन प्रोटीन। एक हीम और ग्लोबिन, हीम अलग होता है, ग्लोबिन अलग हो गया, ग्लोबिन तो प्रोटीन अलग हो गया और ये हीम अलग हो गया। हीम के अंदर क्या होता है कि एक तो होता है आयरन होता है Fe+2, और इसके अंदर पोरफायरिन रिंग पाई जाती है हीम के अंदर। ये पोरफायरिन रिंग जो है उसके अंदर बिलीवर्डिन पाया जाता है, बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन, ठीक है। बिलीवर्डिन बाद में बिलिरुबिन में बदल जाता है, और बिलिरुबिन नॉर्मली क्या होता है कि लीवर के अंदर बदल ट्रांसफॉर्म होता है और लेट्रिन के द्वारा और स्टूल के द्वारा जो है, यूरिन के द्वारा और स्टूल के द्वारा बॉडी से बाहर निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर जॉन्डिस वाली कंडीशन में क्या होती है कि लीवर क्या होता है कि ये इनडायरेक्ट बिलिरुबिन जो होता है, लीवर इनडायरेक्ट बिलिरुबिन को डायरेक्ट बिलिरुबिन में बदलता है। लेकिन यदि लीवर काम नहीं कर रहा है तो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन जो है वो डायरेक्ट बिलिरुबिन में नहीं बदलेगा, और डायरेक्ट बिलिरुबिन में नहीं बदलेगा तो ये डायरेक्ट बिलिरुबिन जो है बॉडी से बाहर स्टूल के द्वारा यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाता है। लेकिन डायरेक्ट बिलिरुबिन में बदलेगा ही नहीं, तो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन जो है वो ब्लड के अंदर इकट्ठा होता चला जाएगा, ब्लड के अंदर इकट्ठा हो जाएगा और जो है बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, पीलिया हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा। तो जब बिलिरुबिन का लेवल 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाता है तो फोटोथेरेपी बंद कर देते हैं। फोटोथेरेपी कब देते हैं, जब बिलिरुबिन का लेवल 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा है, 10 से ज्यादा है बिलिरुबिन का लेवल, तो फोटोथेरेपी देनी पड़ती है। फोटोथेरेपी कब दी जाती है, यदि बिलिरुबिन का लेवल 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा है तो फोटोथेरेपी देनी होती है। यदि 10 से कम है तो फोटोथेरेपी जो है वो बंद कर दी जाती है, ठीक है। फोटोथेरेपी देखेंगे अपन।
तो नॉर्मल एडल्ट के अंदर नॉर्मल बिलिरुबिन का लेवल तो 0.2 से लेकर 1.2 ग्राम मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। फोटोथेरेपी जो देते हैं अपन, उसके अंदर क्या होती है कि ट्यूबलाइट होती है और दो ब्लू लाइट होती है और 4 व्हाइट लाइट होती है इसके अंदर, फोटोथेरेपी जो अपन दे रहे हैं उसके अंदर। देखो जॉइंडिस जो है नॉर्मली, यदि ये बच्चों को जॉइंडिस नहीं, बड़ों को जो जॉइंडिस हो रहा है, वो जॉइंडिस का कारण या तो हीमोलाइटिक हो सकता है, या हिपेटिक हो सकता है, या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव हो सकता है। हीमोलाइटिक का मतलब ये हुआ कि आरबीसी जो है बहुत ज्यादा नष्ट हो रही है, ज्यादा आरबीसी नष्ट होने के कारण ज्यादा जो है वो बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन बन रहा है बॉडी के अंदर, और इस कारण जो जॉइंडिस हो सकता है। हिपेटिक कोज का मतलब ये हुआ कि लीवर ने काम करना बंद कर दिया है, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में नहीं बदल रहा है, और जो है बिलिरुबिन का लेवल बढ़ रहा है बॉडी के अंदर। और ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब ये है कि जो है वो बाइल डक्ट के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, ठीक है ना, ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण जो है वो बिलिरुबिन का लेवल बढ़ गया है। देखो इक्टस इक्टस और कर्निक्टेरस, ये दो शब्द आते हैं यहाँ पर जॉइंडिस के साथ में पीडियाट्रिक्स में। एक तो आता है इक्टेरस और वो दूसरा आता है कर्निक्टेरस। इक्टेरस का मतलब ये हुआ कि जॉइंडिस का ही दूसरा नाम है इक्टेरस, जॉइंडिस का दूसरा नाम ही इक्टेरस है। और कर्निक्टेरस का मतलब ये हुआ कि यदि ये बिलिरुबिन का लेवल 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा हो जाता है, मोर देन 20 हो जाता है, यदि बिलिरुबिन का लेवल कितना 20 से ज्यादा हो जाता है, यदि 20 से ज्यादा हो जाता है तो ये क्या करता है कि ब्रेन के अंदर चला जाता है, बच्चे के माथे के अंदर चढ़ जाता है ये बिलिरुबिन। और बच्चे ये बिलिरुबिन यदि बच्चे के ब्रेन में चला जाता है तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं कर्निक टेरस। कर्निक टेरस वेरी इंपॉर्टेंट है, कर्निक टेरस कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना लीवर वाला सिस्टम। उसके बाद अपन बात करें जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम की। तो मेल जो बेबी है उसके अंदर पाए जाएंगे टेस्टिस पाए जाते हैं नॉर्मली, और टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होते हैं। कई बार क्या होता है कि बच्चों के अंदर टेस्टिस जो है वो अनडिसेंडेड रह जाते हैं, मतलब एब्डोमिनल कैविटी से बाहर नहीं आते ये टेस्टिस। और स्क्रोटम जो है वो छोटा सा दिखाई देता है। तो जनरली जो है वो टेस्टिस कब 36 वीक की एज में, बच्चा जब 36 वीक का होता है उस समय जो है वो मदर की वोम के अंदर जब होता है उस समय जो है डिसेंडेड होते हैं टेस्टिस का। यदि टेस्टिस डिसेंडेड नहीं होते हैं तो अनडिसेंडेड टेस्टिस वाली कंडीशन होती है, और उस कंडीशन को बोलते हैं ऑर्किडो ऑर्किड क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। यहाँ पर एक शब्द आता है, ये क्या, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। यदि टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर नहीं होते किसी पेशेंट के अंदर तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। और इस कंडीशन को ठीक करवाने के लिए एक सर्जरी की जाती है, उस सर्जरी को बोलते हैं ऑर्किडोप्रेक्सी, ठीक है ना, ऑर्किडोप्रेक्सी बोलते हैं। तो क्रिप्टो ऑर्किडिज्म याद रखना और ऑर्किडोप्रेक्सी याद रखना, ठीक है। एपिस्पेडियासिस और हाइपोस्पेडियासिस, एपिस्पेडियासिस और हाइपोस्पेडियासिस क्या होते हैं कि जो पेनिस होता है उसके ऊपर अपर वाली जो कंडीशन है उसको बोलते हैं अपन डोर्सल सरफेस। तो उसके ऊपर यदि कोई छेद होता है तो उसको बोलते हैं एपिस्पेडियसिस। और डोर्सल सरफेस पे यदि वेंट्रल सरफेस पे यदि छेद होता है तो उसको नीचे वाली सरफेस पे छेद होता है तो उसको बोलते हैं हाइपोस्पेडियासिस, ठीक है। इसी तरीके से फीमोसिस क्या होता है कि कई बच्चों में जो है वो सरकमसिजन, मतलब प्रीप्यूस स्किन जो होती है पेनिस के ऊपर जो स्किन होती है वो जो है रिट्रैक्ट नहीं हो पाती, तो उस कंडीशन को बोलते हैं फीमोसिस। फीमोसिस में जो है इस स्किन के ऊपर जो एक चीरा लगा दिया जाता है, मुसलमानी जो करते हैं ना, मुसलमानी, ठीक है ना, वो चीरा लगा दिया जाता है और स्किन जो है वो पीछे की ओर खिंच जाती है। तो उस कंडीशन को यदि नहीं हो पाता ऐसा तो उसको बोलते हैं अपन फीमोसिस। नेक्स्ट अपन बात करें कि फीमेल जो है, फीमेल्स के अंदर जो है एक व्हाइटिश सिक्रेशन होता है, उसको अपन स्मेग्मा बोलते हैं। स्यूडो मेंस्ट्रुएशन, जन्म के बाद 1 सप्ताह तक कुछ ब्लीडिंग हो सकती है क्योंकि हार्मोनल मैटरनल हार्मोन के विड्रॉल की वजह से जो है कुछ ब्लीडिंग हो सकती है, तो उसको अपन बोलते हैं स्यूडो मेंस्ट्रुएशन। तो ये सारा जो है हेड टू टू एग्जामिनेशन हो जाता है और उसके बाद में बच्चे के रिफ्लेक्सेज चेक किए जाते हैं। नेक्स्ट जो होता है प्रॉब्लम वो रिफ्लेक्सेज चेक किए जाते हैं बच्चे के। तो इसके आगे की जो क्लास है अपन 2 घंटे हो गए क्लास स्टार्ट किए हुए, 9 से 12 9 से 11 बज रहे हैं। तो आगे की क्लास जो है अपन 11 बज रहे हैं ना, तो आगे की क्लास जो है 12 बजे स्टार्ट करेंगे इससे अगली क्लास। आज शाम होने से पहले पहले जो है अपन कंप्लीट